नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में। आज की कहानी अलग होने के बाद हीरो सुपरस्टार का पर्सनल असिस्टेंट बना। एपिसोड नंबर 111 to 120। तो आज का कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए। एंड मैं चैनल मेंबरशिप स्टार्ट किया हो टेलीग्राम पर, आपको इंटरेस्ट है तो एक बार चेक कर सकते हो। एंड आज की कहानी स्टार्ट करेंगे। अध्याय 111। गर्म हाथ। डॉक्टर ने बोलना समाप्त किया और वार्ड से चले गए। धत हा हा हा। डॉक्टर के जाते ही रितिका मेहता अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़ी। मेहर अवस्थी शर्मिंदा होकर उन्हें पकड़ने के लिए उठी, लेकिन रेयांश खन्ना ने उन्हें तुरंत रोक दिया। आपका इव ड्रिप अभी अभी खत्म हुआ है, थोड़ी देर आराम कीजिए। मेहर अवस्थी ने उन्हें घूर कर कहा, ये सब आपकी गलती है, आपने ठीक से समझाया नहीं। रेयांश खन्ना ने माफ़ी मांगते हुए कहा, यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है, अगली बार मैं ज़रूर ठीक से समझाऊंगा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम्फ। ये सुनकर मेहर अवस्थी और भी गुस्से में आ गईं, बिस्तर पर करवट बदली, खुद को चादर से ढक लिया और सबकी अनदेखी करने लगीं। ओह। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा हुए और बस एक तरफ बैठ गए। काफ़ी हंसने के बाद रितिका मेहता को अपना काम याद आया और वह दौड़कर मेहर अवस्थी के पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, मेहर, मुझे स्नोलीफ रेजिडेंसी वापस जाना है। मेहर अवस्थी ने उनसे अपने घर की पहली मंजिल पर खाली कमरे को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बदलने के लिए कहा था और रितिका मेहता ने पिछले कुछ दिनों में इसके लिए पेशेवरों से संपर्क भी कर लिया था। आज रात तक सारा काम हो जाएगा। रितिका मेहता को वापस जाकर देखना होगा ताकि वह कल रेयांश खन्ना को सरप्राइज दे सकें। मेहर अवस्थी कंबल को पकड़े हुए, अपना छोटा सा चेहरा बाहर झांकते हुए हल्के से सिर हिलाया और रेयांश खन्ना की ओर देखा। रितिका मेहता को इशारा किया कि उन्हें न देखने दें। रितिका मेहता ने ओके का इशारा किया, उठी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। श्री खन्ना, मैं दूध वाली चाय लेने जा रही हूँ, क्या आप भी लेना चाहेंगे? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाते हुए कहा, श्रीमती अवस्थी के लिए मत खरीदो, वह भी इस तरह की चीजें नहीं खा सकती। रितिका मेहता ने ओह कहा और वार्ड से चली गईं। उसी क्षण मेहर अवस्थी बिस्तर पर उठ बैठीं। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहाना है। ठीक है, ज्यादा देर तक मत नहाना। रेयांश खन्ना ने उन्हें याद दिलाया और फिर कहा, पानी गर्म रखना, सर्दी न लग जाए। मुझे पता है, ठीक है। शिकायत करना बंद करो। मेहर अवस्थी ने सख्त चेहरे से सहमति जताई, अपने कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गईं। उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। हालांकि उन्होंने कहा कि यह शिकायत थी, लेकिन असल में वह अंदर से बहुत खुश थीं। मेहर अवस्थी के नहाने के बाद रितिका मेहता थोड़ी देर बाद लौट आई और चुपके से मेहर अवस्थी को इशारा किया कि सब कुछ ठीक हो गया है। रितिका मेहता और रेयांश खन्ना ने भी अलग अलग स्नान किया। जब रेयांश खन्ना बाहर आए तो उन्होंने देखा कि टीवी चालू था और सुरों का संग्राम का 5वां एपिसोड चल रहा था। तभी रेयांश खन्ना को याद आया कि मेहर अवस्थी 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी और आज शनिवार था, जिस दिन सुरों का संग्राम प्रसारित हुआ था। हालांकि मेहर अवस्थी ने पेट दर्द के कारण पिछले एपिसोड में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अब उन्हें टीवी देखने देना उनकी नींद में खलल डाल सकता था। इसलिए रेयांश खन्ना ने रितिका मेहता से पूछा, टीवी क्यों चल रहा है? रितिका मेहता ने बेबसी से मेहर अवस्थी की ओर होंठों से इशारा किया और हाथ फैला दिए। रेयांश खन्ना समझ गए, मेहर अवस्थी टीवी देखना चाहती थीं। वह बिस्तर के पास गए और मेहर अवस्थी से कहा, इसे मत देखिए, आराम कीजिए। मेहर अवस्थी ने कहा, मैं देखना चाहती हूं कि मैंने कहाँ खराब गाया। ये तो उनकी आदत है। रेयांश खन्ना ने बेबसी से आह भरी और बस इतना ही कह सके, देखने के बाद सो जाए, ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, मेहर अवस्थी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी टीवी स्क्रीन पर कार्यक्रम शुरू हुआ और मेहर अवस्थी सबसे पहले स्क्रीन पर आईं, जिन्हें देखकर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। काले हॉल्टर ड्रेस में मेहर अवस्थी बड़े ही सलीके से स्टेज के बीचों बीच पहुंची। बेहद खूबसूरत और आकर्षक मेहर के पेट दर्द का कोई आभास नहीं था। दर्शकों की तालियां और भी तेज हो गईं और एक क्लोज-अप शॉट में एक पुरुष दर्शक को जोश से चिल्लाते हुए दिखाया गया, मेहर अवस्थी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। खांसी खांसी। रितिका मेहता पानी पी रही थी और लगभग खांस ही गईं। मेहर अवस्थी ने अनजाने में रेयांश खन्ना की तरफ देखा और धीरे से समझाया, मेरे प्रशंसक बस अपना समर्थन जता रहे हैं और कुछ नहीं। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, मैं समझता हूं, किस महिला सेलिब्रिटी के पुरुष प्रशंसक नहीं होते। चिंता मत करो, मैं जलन करने वाला नहीं हूं। मेहर अवस्थी ने राहत की सांस ली, फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कोई से क्या मतलब है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह नाखुश थीं और उन्होंने गहरी सांस ली। रितिका मेहता ने उन दोनों को देखा और अपना मुंह ढक लिया, मन ही मन हंस रही थीं। हे भगवान, मिस्टर खन्ना और मेहर कितने बचकाने हैं। टीवी स्क्रीन पर मेहर अवस्थी ने गाना शुरू कर दिया था।
इस गाने में ऊंचे सुर थे जो मेहर अवस्थी के लिए अपनी गायन प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका था। हालांकि उस समय मेहर अवस्थी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें पहले कोरस के ऊंचे सुर गाने में दिक्कत हो रही थी। उनकी आवाज़ फटने से बचाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। अस्पताल के कमरे में मेहर अवस्थी ने फ्राउनिंग करते हुए रितिका मेहता से कहा, मुझे मेरा फ़ोन दो। रितिका मेहता थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहर को फ़ोन दे दिया। उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी ने स्टार सिटी टीवी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला, जहां सुरों का संग्राम का सीधा प्रसारण हो रहा था। वहां उन्हें नेटिजन्स की टिप्पणियां दिखाई दीं। मेहर, इसे मत देखो, ऑनलाइन इसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा रहा है। रितिका मेहता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेहर अवस्थी ने पहले ही लाइव कमेंट्स चालू कर दिए थे। जैसे ही उसने स्क्रीन पर पहला हाई नोट पूरा करने के लिए संघर्ष किया, कमेंट सेक्शन व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियों से भर गया। क्या वो क्रैक था? कमाल। नंबर 1 छोटी दिवा, वो तो रिया तलवार के जूते पॉलिश करने के भी लायक नहीं है। तान्या बंसल मेहर अवस्थी से बेहतर गाती है। मेहर अवस्थी को बाहर निकालो, वो इस खिताब के लायक नहीं है। लाइव परफॉर्मेंस इतनी खराब थी, क्या उन्होंने पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड ठीक करने की जहमत तक नहीं उठाई? हा, मेहर अवस्थी के प्रशंसक कहाँ हैं? कुछ बोलो। रितिका मेहता ने गुस्से से कहा, ये लोग हद पार कर रहे हैं। मेहर, तुम ट्रेंड्स पर कुछ लिखकर सफाई क्यों नहीं देती? उस समय तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई फायदा नहीं, रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी ने एक साथ कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। श्री खन्ना, मेहर, क्या समय हो गया है? आप दोनों अभी भी अपना प्यार दिखा रहे हैं। हम गंभीर मामलों पर बात कर रहे हैं। रितिका मेहता अधीर हो रही थीं। इसी क्षण टीवी स्क्रीन पर मेहर अवस्थी का गाना समाप्त होकर मंच से उतरते हुए दिखाया गया, जिसके बाद निर्देशक समीर वोहरा का एक पूर्वावलोकन दिखाया गया। निर्देशक समीर वोहरा ने स्पष्ट रूप से बताया कि मेहर अवस्थी ने बीमार होने के बावजूद इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग की और बाद में अस्पताल गईं। उन्होंने मेहर के पेशेवर रवैये की प्रशंसा भी की। रितिका मेहता ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि मेहर का मजाक उड़ाने वालों के पास अब कहने को कुछ नहीं होगा, है ना? लेकिन परिणाम ने उन्हें अवाक कर दिया। उसने तो पहले से ही बहाना बना लिया था, क्या उसे शर्म भी नहीं आती? स्टार सिटी टीवी भी गिर गया है। मेहर अवस्थी के इस नाटक में सहयोग कर रहा है। क्या बीमार होने पर गाना गाना किसी गायिका के लिए प्रशंसा की बात है? आप मंच पर मर तो नहीं गईं। अब अगर वह अच्छा नहीं गाती है तो यह उसकी तबीयत खराब होने की वजह से है। क्या वह कोई और बहाना नहीं बना सकती? अगर वो बीमार है तो उसे प्रतियोगिता से हट जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में न सिर्फ बात समझ में नहीं आई, बल्कि मामला और बिगड़ गया। लोग उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो चाहे कुछ भी कहे, उसकी आलोचना करते रहे। रितिका मेहता को लगा जैसे गुस्से से उनका पेट दुखने वाला है। उन्होंने उदास होकर कहा, श्री खन्ना, मेहर, आपको कैसे पता था कि ऐसा ही होगा? रेयांश खन्ना ने कहा, सुश्री अवस्थी कुछ ही सालों में मनोरंजन जगत में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। उनकी तेजी से बढ़ती प्रसिद्धि ने कई लोगों का रास्ता रोक दिया है। बहुत से लोग उनके पतन की कामना कर रहे हैं। ये लोग शार्क की तरह हैं, खून की जरा सी भी आहट पर झपट पड़ेंगे। ये तर्क नहीं सुनेंगे। रितिका मेहता निराश हो गईं। वह ये सब समझ गई थी, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। मेहर, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए था। मेहर अवस्थी ने शांत भाव से रेयांश खन्ना की ओर देखा। आप सबके साथ होने से मैं ठीक हूँ। रेयांश खन्ना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अस्पताल के बिस्तर के नीचे उन्होंने मेहर अवस्थी का हाथ धीरे से थाम लिया। उनकी हथेली चौड़ी और गर्म थी, जीवन के तूफानों से उन्हें बचाने के लिए काफी थी। अध्याय 112 छोटी सहायक जो छुपकर बातें सुनती है। रात के 10 बज चुके थे। टेलीविजन पर सुरों का संग्राम अपने सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सेगमेंट रैंकिंग की घोषणा पर पहुंच गया था। गायकों के कमरे में 6 गायक सोफे पर बैठे थे, लेकिन मेहर अवस्थी वहां मौजूद नहीं थीं। रैंकिंग की घोषणा करने से पहले निर्देशक समीर वोहरा ने स्थिति को दोहराते हुए कहा कि मेहर अवस्थी बीमारी के कारण अस्पताल गई हैं। हालांकि प्रोडक्शन टीम ने मेहर अवस्थी को रेयांश खन्ना द्वारा ले जाते हुए कोई फुटेज नहीं दिखाया। ये रिकॉर्डिंग के दिन दिव्या कपूर और प्रोडक्शन टीम के बीच हुई चर्चा का परिणाम था। जैसा कि उन्होंने पहले रेयांश खन्ना से कहा था, मेहर अवस्थी अब बेहद लोकप्रिय थीं और उनके प्रशंसकों की संख्या बहुत अधिक थी। अगर उन्हें किसी पुरुष की बाहों में ले जाते हुए देखा जाता, भले ही उन्हें अस्पताल ले जाने जैसी आपातकालीन स्थिति ही क्यों न हो, तो मेहर अवस्थी के प्रशंसक हंगामा खड़ा कर देते। इतना ही नहीं, कई प्रतियोगी मेहर अवस्थी में खामी ढूंढने के लिए तैयार बैठे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना का रिश्ता सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का नहीं था। ये अफवाहें शायद किसी दिन सच हो जाएं। इसलिए दिव्या कपूर ने प्रोडक्शन टीम से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि मेहर अवस्थी को रेयांश खन्ना द्वारा ले जाते हुए फुटेज को प्रसारित न किया जाए।
निर्देशक समीर वोहरा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें पूरा विश्वास था कि यह उनके पुरुष सहायक की अचानक की गई हरकत थी और इससे कुछ और नहीं होगा, इसलिए वे तुरंत मान गए। इसके अलावा उन्होंने रैंकिंग की घोषणा से पहले मेहर अवस्थी की अनुपस्थिति का कारण भी बताया। इसके बावजूद ऑनलाइन कई लोगों ने मेहर अवस्थी का मजाक उड़ाया, खास तौर पर जब निर्देशक समीर वोहरा ने रिया तलवार को प्रथम और मेहर अवस्थी को 5वां स्थान घोषित किया तो इंटरनेट पर तुरंत हलचल मच गई। दोनों 4 छोटी स्वर्गीय रानियों में शामिल हैं और उनकी रैंकिंग की तुलना बेहद स्पष्ट थी। प्रथम और 5वां रिया तलवार और मेहर अवस्थी। पहली छोटी स्वर्गीय रानी। जल्द ही मेहर अवस्थी चर्चा का विषय बन गईं, लेकिन ये सब रिया तलवार से उनकी हार के बारे में नकारात्मक खबरें थीं। कुछ लोगों ने तो ये भी सुझाव दिया कि 4 छोटी अभिनेत्रियों मेहर अवस्थी, रिया तलवार, ईशा बनर्जी और अदिति नायर में से मेहर अवस्थी, जिन्हें हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा है, पर अब पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कई संगीत समीक्षकों ने भी इस एपिसोड में 7 प्रतियोगियों के प्रदर्शन पर टिप्पणी की। रिया तलवार को ज्यादातर प्रशंसा और सराहना ही मिल रही है। हालांकि आलोचकों ने मेहर अवस्थी के प्रदर्शन पर निराशा व्यक्त की। कुछ ने तो उनके मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए अगले एपिसोड में उनके बाहर होने की भविष्यवाणी भी कर दी। संक्षेप में, ये रात मेहर के प्रशंसकों के लिए खामोशी की रात थी और उनके आलोचकों के लिए जश्न की। हालांकि स्टार सिटी अस्पताल के उस कमरे में बाहर के भयंकर तूफान के बीच एक गर्माहट और सुकून का एहसास था। मेहर, मिस्टर खन्ना, मैं अब सोने जा रही हूँ, जमहाए। शो देखने के बाद रितिका मेहता को शुरू में मेहर अवस्थी के मूड की चिंता हुई, लेकिन गौर से देखने पर मेहर में परेशानी का कोई संकेत नहीं दिखा। उनकी आंखें पूरी तरह से मिस्टर खन्ना में डूबी हुई थीं। चिंता करना बेकार था। रितिका मेहता ने अपनी योजना पर कायम रहने का फैसला किया और पहले सोने का नाटक किया। पिछली रात भी वह पहले सो गई थी ताकि आधी रात तक मेहर और रेयांश भाई की फुसफुसाहट सुन सकें। और जानते हैं क्या, छुपकर सुनने का यह एहसास काफी दिलचस्प है, इसलिए सहायक ने आज रात भी यही जारी रखने का फैसला किया। रितिका मेहता को लगा कि आज रात मेहर को रेयांश भाई के सहारे की जरूरत जरूर पड़ेगी और अगर माहौल थोड़ा और भावुक हो गया तो शायद वो सुन भी पाएगी। ही। रितिका मेहता ने मेहर अवस्थी के अस्पताल वाले बिस्तर के बाईं ओर एक सोफा बेड लगा दिया था। उसने उन दोनों को बताया और मेहर अवस्थी की तरफ पीठ करके लेट गई। मेहर शांति से सो रही थी, लेकिन मन ही मन वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में मेहर अवस्थी और रेयांश खन्ना भी बिस्तर पर चले गए। रेयांश खन्ना ने कमरे की बत्तियां बंद कर दीं। कमरे में अंधेरा छा गया। खिड़की से बस चांदनी अंदर आ रही थी। एकदम शांत और सुकून भरा माहौल। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? रितिका मेहता इंतजार करती रही। आखिरकार उसे मेहर अवस्थी की आवाज सुनाई दी, मुझे नींद नहीं आ रही, बस शुरू होने ही वाला है। रितिका मेहता उत्साहित हो गई। उसके कान खड़े हो गए। शो की रैंकिंग के बारे में सोच रही हो? रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी से धीरे से पूछा। मेहर अवस्थी एक पल के लिए रुकी। उनकी आवाज थकी हुई थी। मुझे इसकी आदत हो गई है। रितिका मेहता को दुख हुआ। वह मेहर अवस्थी के डेब्यू से ही उनके साथ थीं और जानती थीं कि मेहर अवस्थी ने कितना हमला और बदनामी झेली है। जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ सबसे ज्यादा हवा झेलता है और मेहर अवस्थी के अलग थलग स्वभाव और कमजोर सामाजिक कौशल के कारण चाहे आप कोई परेशानी खड़ी न करें, कोई न कोई हमेशा आपको ढूंढने आ जाएगा। शायद मेहर बहुत सारी शिकायतें पाले हुए हैं। शुक्र है अब आखिरकार उनके पास कोई ऐसा है जिससे वह अपने दिल की बात कह सकती हैं। अगर तुम थकी हुई हो तो मैं यहाँ हूँ। रेयांश खन्ना की आवाज स्थिर, शांत, फिर भी आश्वस्त करने वाली थी। वाह टिल्डर श्री खन्ना कितने अच्छे हैं। रितिका मेहता उत्साहित थीं, लगभग ताली बजाते हुए। मेहर अवस्थी की आवाज भी असामान्य रूप से कोमल थी। उसमें हमेशा की तरह रूखापन बिल्कुल नहीं था। सो जाओ, तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए, रेयांश खन्ना ने सलाह दी। बिल्कुल नहीं, माहौल इतना अच्छा हो गया है, बिना गुड नाइट किस के इसे खत्म करना मुश्किल होगा। रितिका मेहता मन ही मन चिल्लाई, थोड़ी देर मुझसे बात करो। मेहर अवस्थी की आवाज इतनी कोमल थी मानो पानी टपक रहा हो, साफ तौर पर मदद की गुहार। ये सोचकर रितिका मेहता को लगा जैसे उनकी हड्डियां पिघल रही हों। और सच में रेयांश खन्ना भी खुद को रोक नहीं पाए और मान गए। तो हम किस बारे में बात करें? मैं तुम्हारे बारे में सुनना चाहती हूँ, मेहर अवस्थी ने धीरे से कहा। मेरे बारे में क्या? रेयांश खन्ना ने हैरान होकर पूछा। कुछ भी चलेगा, जैसे तुम्हारे कितने रिश्ते रहे हैं और तुम्हारा पहला प्यार कब हुआ था। मेहर अवस्थी के असली इरादे सामने आ गए। हाँ, क्या मेहर अपनी संभावित प्रतिद्वंदी के बारे में सारी जानकारी एक ही बार में निकालने की योजना बना रही थी। लेकिन क्या मिस्टर खन्ना इस झांसे में आ जाएंगे? आखिर वो शादीशुदा हैं। मेरे 2 रिश्ते रहे हैं। एक मेरा पहला प्यार था जब मैं हाई स्कूल में हमारी क्लास मॉनिटर को पसंद करता था और दूसरा कॉलेज में तान्या बंसल के साथ था। रेयांश खन्ना ने ईमानदारी से कबूल किया।
ओह, मेहर अवस्थी ने ओह कहा और एक पल बाद फिर पूछा, तुम्हारी क्लास मॉनिटर बहुत सुंदर है ना? अब आया ये सवाल, मानो दिल को छू लेने वाला सवाल। रितिका मेहता इतनी उत्साहित हो गईं कि बिस्तर पर उछलने ही वाली थीं। वो असल में बहुत सुंदर नहीं थीं, बस बहुत ही गरिमापूर्ण, काबिल और समझदार थीं। हमारी क्लास के कई लड़के उन्हें पसंद करते थे। मुझे लगता है उस उम्र के लड़के ऐसी समझदार लड़की को देखकर खुद को रोक नहीं पाते। रेयांश खन्ना की आवाज़ में उदासी की झलक थी। अरे नहीं, हा हा हा। रितिका मेहता जब ये सोच ही रही थी, तभी उन्होंने मेहर अवस्थी की नाक सिकोड़ने की आवाज़ सुनी। अब तो तुम उन्हें बहुत पसंद करते हो, है ना? उनकी आवाज़ ठंडी हो गई। उसने अपना सिरके का घड़ा गिरा दिया। रितिका मेहता को हवा में तेज खटास महसूस हो रही थी। असल में मैं तो उसका चेहरा ही भूल गई हूँ। सौभाग्य से रेयांश खन्ना ने जिद नहीं की और समय रहते स्थिति को संभाल लिया। उसका नाम क्या है? मेहर अवस्थी ने जोर देकर पूछा। रेयांश खन्ना ने एक पल सोचा, निशा बेदी। हाँ, तुम्हें तो एकदम साफ याद है। मेहर अवस्थी फिर नाराज हो गईं। रेयांश भाई, आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर मैं होती तो मैं जरूर कहती कि मुझे उसका नाम याद नहीं है। तारांकन, तुम मुझे अपनी मर्जी से कब चूम पाओगे? तारांकन। रितिका मेहता रेयांश खन्ना के लिए चिंतित थी। दरअसल मुझे क्लास मॉनिटर का नाम किसी वजह से याद है। लेकिन रेयांश खन्ना हाई स्कूल के बारे में बात करते रहे और रितिका मेहता थोड़ी बेबस हो गईं। तो क्या वह सचमुच आज रात मेहर और मिस्टर खन्ना को ऐसा करते हुए देखेंगी? अध्याय 113। उनके लिए एक सरप्राइज। क्या हुआ? मेहर अवस्थी ने होंठ चबाते हुए पूछा। ये लड़का कितना परेशान करने वाला है। क्या वह सच में दूसरी लड़कियों के सामने उन लड़कियों के बारे में बात करता रहेगा जिन्हें वह पसंद करती थी? लेकिन रेयांश खन्ना बोलते रहे, निशा बेदी और मैं दोनों संगीत की छात्राएं हैं और हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई भी की है। हर दिन स्कूल के बाद हम साथ में ट्यूशन जाते थे और फिर साथ में घर आते थे। हे भगवान, क्या ये कोई बड़ी बात है? रेयांश भाई कितने बहादुर हैं। रितिका मेहता ने चुपके से कंबल के नीचे से रेयांश खन्ना को थम्स अप दिया। साथ में घर आते थे। सच में? मेहर अवस्थी की आवाज़ गुस्से से दांत पीसते हुए निकली। निशा बेदी का मोहल्ला मेरे मोहल्ले के बहुत पास था। हमारी संगीत की क्लास 8 बजे खत्म होती थी और एक लड़के के तौर पर उसे घर तक छोड़ना मेरे लिए स्वाभाविक था। उफ, मर्द कितने अकड़ू होते हैं। रितिका मेहता मेहर के लिए रेयांश भाई को पीट देना चाहती थी। मुझे याद है, निशा बेदी की माँ भी संगीतकार थीं। उनके घर पर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। मैंने एक बार दूर से उनकी माँ को वहाँ गाना गाते देखा था और मुझे बहुत ईर्ष्या हुई थी। मैंने सोचा था कि कितना अच्छा होगा अगर एक दिन मेरा भी अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो। रेयांश खन्ना का लहजा बदल गया और रितिका मेहता अचानक समझ गई। तो रेयांश भाई अपनी पहली मोहब्बत क्लास मॉनिटर के बारे में नहीं, बल्कि उसके परिवार के रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बारे में बात कर रहे थे। तो तुमने तब कोशिश नहीं की? वाकई? मेहर अवस्थी की आवाज़ काफ़ी नर्म हो गई। मेरा परिवार तब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था और उसकी माँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मैं उसके घर सिर्फ एक बार गई थी। रेयांश खन्ना मुस्कुराया। तो क्या आपका सपना बाद में सच हुआ, अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलने का? मेहर अवस्थी ने पूछा। बाद में मैं विश्वविद्यालय गया, तान्या बंसल से मिला और मनोरंजन उद्योग में आ गया, लेकिन मैंने संगीत बनाना जारी नहीं रखा। इसके बजाय मैं एक सहायक बन गया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेरे बचपन के सपने की तरह धीरे धीरे मेरी यादों से धुंधला गया। रेयांश खन्ना ने थोड़ा आत्मनिंदा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। मेहर अवस्थी थोड़ी देर रुकी, उनकी आवाज़ कोमल थी। अगर अचानक आपका अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो जाए तो क्या आप खुश होंगे? रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर बोले, बेशक, लेकिन ये भविष्य की बात है। जब मेरे पास खाली समय होगा तो मैं एक घर खरीदूंगा और वहाँ एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाऊंगा। वाह, तो श्री खन्ना का सपना यही है। स्नोलीफ रेजिडेंसी की पहली मंजिल पर बना वो बिल्कुल नया रिकॉर्डिंग स्टूडियो। क्या वो मिस्टर खन्ना के लिए एकदम सही नहीं है? अरे वाह, ये तो सपना सच हो गया। तो मेहर और मिस्टर खन्ना एक दूसरे के लिए ही बने थे। अनजाने में मेहर की किसी गलती ने मिस्टर खन्ना को अपना सपना पूरा करने में मदद की। रितिका मेहता बेहद उत्साहित थी। वह चाहती थी कि पलक झपकते ही सुबह हो जाए ताकि उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाए और वह ड्रीमलाइन सिटी स्नोलीफ रेजिडेंसी लौट सके। जब मिस्टर खन्ना ने मेहर द्वारा खास तौर पर उनके लिए बनवाया गया रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा तो वाह, नन्ही असिस्टेंट इतनी उत्साहित थी मानो कोई रोमांटिक ड्रामा देख रही हो जिसमें हीरो और हीरोइन अपने प्यार का इजहार करने वाले हों। मुझे सोना है, मेहर अवस्थी ने अचानक कहा। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रेयांश खन्ना ने सोचा कि मेहर अवस्थी थकी हुई है और उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिस्तर पर लेटे हुए उसे याद आया कि कैसे वह निशा बेदी के परिवार के रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ईर्ष्या करता था और कैसे निशा बेदी की माँ उसे नीचा दिखाती थी।
बचपन का सपना। लेकिन रेयांश खन्ना ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपने बगल में अस्पताल के बिस्तर पर लेटी महिला के धुंधले से दिख रहे खूबसूरत कर्व्स को देखा। वर्तमान और यही पल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी खूबसूरत कर्व्स वाली महिला जागती हुई छत को घूर रही थी। उसके होठों पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई थी। पहली बार वह कल का इतनी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। अगले दिन मेहर अवस्थी के कई टेस्ट हुए और दोपहर तक नतीजे आ गए। सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर ने दवाइयां दी और रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को अस्पताल से छुट्टी दे दी। दिव्या कपूर सीधे ड्रीमलाइन सिटी लौट गईं। रेयांश खन्ना, मेहर अवस्थी और रितिका मेहता एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उनकी फ्लाइट दोपहर 2 बजे थी और वे शाम 4 बजे के कुछ देर बाद ड्रीमलाइन सिटी पहुंचे। हालांकि ड्रीमलाइन सिटी एयरपोर्ट पर एक छोटी सी घटना घटी। किसी ने मेहर अवस्थी को पहचान लिया और ऑटोग्राफ के लिए उनके पास आ गया और जल्द ही और भी लोग शामिल हो गए। स्थिति लगभग बेकाबू हो गई, लेकिन मेहर अवस्थी ने धैर्यपूर्वक प्रशंसकों के अनुरोध पूरे किए, जबकि रेयांश खन्ना उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहे। तभी एक अप्रिय घटना घटी। अचानक किसी ने मेहर अवस्थी से पूछा, श्रीमती अवस्थी, आप सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में कौन सा गाना गाने की योजना बना रही हैं? क्या आपको लगता है कि आप शो से बाहर हो जाएंगी? ये शब्द सुनते ही रेयांश खन्ना और रितिका मेहता को एहसास हुआ कि यह एक पैपराजी है। रेयांश खन्ना ने तुरंत पैपराजी को रोका और रितिका मेहता को मेहर अवस्थी की रक्षा करने के लिए कहा और खुद वहां से चले गए। पैपराजी ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन रेयांश खन्ना ने उसे रोकते हुए कहा, सर, आपके सवाल का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? रेयांश खन्ना से काफी छोटा कद का पैपराजी, मैं मेहर अवस्थी को दूर से ही चिल्लाकर बुला सकता था, श्रीमती अवस्थी, मैंने सुना है कि राग साहिल ने किसी और गायक के साथ समझौता कर लिया है और अब आपके लिए गाने नहीं लिखेंगे। क्या ये सच है? रेयांश खन्ना ने सीधे जवाब दिया, यह अफवाह है। पैपराजी ने उन्हें घूर कर देखा, आप कौन हैं? क्या जानते हैं? बॉडीगार्ड हैं क्या? रेयांश खन्ना ने उनकी बातों को अनसुना कर उन्हें रोक दिया। मेहर अवस्थी के एयरपोर्ट से निकलकर अपनी कार में बैठने के बाद ही वह दौड़कर उनके पास आया और उनके साथ कार में बैठकर चला गया। इस आदमी को किसी प्रतिद्वंद्वी ने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए भेजा होगा। रितिका मेहता गुस्से से भड़क उठी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। मेहर अवस्थी ने मुस्कुराते हुए रितिका मेहता को दिलासा दिया। रितिका मेहता को अचानक याद आया, अरे हाँ, मेहर के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या था? बेशक, घर जाकर श्री खन्ना को एक बड़ा सरप्राइज देना। इसके मुकाबले तो बाकी सब कुछ तुच्छ था। रितिका मेहता ने मेहर अवस्थी को देखा, फिर रेयांश खन्ना को देखकर हल्की सी हंसी। रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, रितिका, तुम किस बात पर हंस रही हो? रितिका मेहता ने कहा, मुझे कुछ खुशी की बात सूझी। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या खुशी की बात? रितिका मेहता कुछ बोल ही रही थीं कि उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी उन्हें ठंडी निगाहों से देख रही हैं। रितिका ने तुरंत कहा, कुछ नहीं, बस एक प्यारा सा ड्रामा देख रही थी जिसमें हीरो और हीरोइन आखिरकार एक साथ आ रहे हैं। ओह, ऐसा है क्या? रेयांश खन्ना एक ड्रामा देख रही लड़की की मानसिकता को पूरी तरह समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। मेहर अवस्थी पूरे रास्ते थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं, खिड़की से बाहर देखने का नाटक कर रही थीं, लेकिन बीच बीच में रेयांश खन्ना की तरफ देख रही थीं। रेयांश खन्ना इस बात में मशगूल थे कि बाद में मेहर अवस्थी को गाने की प्रैक्टिस कैसे करवाएं, इसलिए उन्होंने मेहर की हल्की फुल्की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। वे जल्द ही स्नोलीफ रेजिडेंसी पहुंच गए। बहुत दिनों बाद दिखाई देने वाले उस भव्य द्वार और प्रवेश द्वार पर खिले बेर के फूलों को देखकर रेयांश खन्ना को अचानक घर वापसी का एहसास हुआ। रितिका मेहता ने कार पार्क की और तीनों मेहर अवस्थी के फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट में सवार हो गईं। दोनों महिलाओं के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। मेहर अवस्थी ने अपने हाथ कसकर भींच रखे थे, थोड़ी घबराहट और चिंता से भरी हुई। वहीं दूसरी ओर रितिका मेहता का चेहरा लाल हो गया था, वह आशा और उत्साह से भरी हुई थीं। तुम दोनों को क्या हुआ है? रेयांश खन्ना ने पूछा। कुछ नहीं, दोनों लड़कियों ने एक साथ जवाब दिया। लिफ्ट आई, दरवाजे खुले और तीनों अपार्टमेंट में दाखिल हो गईं। रेयांश खन्ना ने सबसे पहले मेहर अवस्थी का सूटकेस अंदर ले जाने में मदद की। जैसे ही वह ऊपर जाने वाले थे, रेयांश खन्ना रुक गए। मेहर अवस्थी और रितिका मेहता ने पीछे से ध्यानपूर्वक देखते हुए अपनी सांसें थाम लीं। लगता है इस कमरे में कुछ गड़बड़ हुई है। रेयांश खन्ना को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मेहर अवस्थी के अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर एक बेडरूम और एक स्टडी रूम था। स्टडी रूम काफी बड़ा था, लेकिन हमेशा बंद रहता था और रेयांश खन्ना कभी अंदर नहीं गए थे। इस समय रेयांश खन्ना ने देखा कि स्टडी रूम का दरवाजा खुला है। क्या कोई चुपके से अंदर घुस आया है? रेयांश खन्ना सतर्क हो गए और मेहर अवस्थी और रितिका मेहता से कहा, तुम दोनों दरवाजे पर जाओ। अगर कुछ भी होता है तो पहले बाहर भाग जाना, फिर तुरंत पुलिस को फोन करना। फिर वह धीरे धीरे चलकर गए और आधे खुले दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अगले ही पल रेयांश खन्ना जम गए।
अध्याय 114 अगली बार मैं ज्यादा नरमी बरतूंगा। रेयांश खन्ना के सामने जो आया वह वैसा साधारण स्टडी रूम नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। कमरा करीने से सजा हुआ था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, गिटार और बास जैसे कई वाद्य यंत्र, साथ ही डिजिटल मिक्सिंग कंसोल, ऑडियो वर्कस्टेशन, माइक्रोफोन और मॉनिटरिंग हेडफोन सहित रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन उपकरण रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का अभी अभी नवीनीकरण हुआ हो। बेज रंग के फर्श और हल्के नीले वॉलपेपर ने एक गर्मजोशी भरा और रोमांटिक माहौल बनाया, जो अंदर मौजूद हर किसी को प्रेरित कर रहा था। ये वास्तव में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, और लगभग वैसा ही जैसा रेयांश खन्ना ने अपनी जवानी में अनगिनत बार कल्पना की थी। अपने ही घर के एक कमरे को अपनी मनचाही जगह में बदलने का सपना। तान्या बंसल से शादी करने और उनके सहायक बनने के बाद काम में लगातार व्यस्त रहने के कारण रेयांश खन्ना का ये सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ गया था। पिछली रात ही मेहर अवस्थी से अपनी जवानी के दिनों के बारे में बात करते हुए उनके जुनून को फिर से जगाया। रेयांश खन्ना ने मूल रूप से घर खरीदने और अपना खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने के लिए पैसे और समय होने तक इंतजार करने की योजना बनाई थी। यह एक सपने के सच होने जैसा होता, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सपना इतनी अप्रत्याशित रूप से उनके सामने साकार हो जाएगा। यह आपके लिए है, क्या ये वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? पीछे से एक साफ और कोमल आवाज आई। मेहर अवस्थी रेयांश खन्ना के पास गईं और फुसफुसाते हुए बोलीं, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए कोई और ढूंढ सकती हूँ। ओह! उसके बोलने से पहले ही रेयांश खन्ना अचानक मुड़े, अपनी बाहें फैलाईं और उसे कसकर गले लगा लिया। मेहर अवस्थी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। रेयांश खन्ना की बाहों में जकड़ी हुई उसकी ठुड्डी उनके कंधे पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा अविश्वास से चौड़ा हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथ कहाँ रखे। एक असहाय गुड़िया की तरह उसका शरीर बेजान पड़ा था। रेयांश खन्ना का शरीर उसके शरीर से कसकर चिपका हुआ था। इस क्षण उनके बीच कोई फासला नहीं था। मेहर अवस्थी को केवल रेयांश खन्ना के शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी, जो लगातार उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, जिससे वह शर्मा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसका सिर चकरा रहा था और उसका पूरा शरीर झंझना रहा था। अगर रेयांश खन्ना ने उसे पकड़ा न होता तो वह जमीन पर गिर पड़ती। पिछली बार जब उसने स्टार सिटी टीवी पर उसे प्रिंसेस कैरी में उठाया था, तब उनका शारीरिक संपर्क केवल उसकी बाहों और मेहर अवस्थी के पैरों के पिछले हिस्से तक ही सीमित था। अस्पताल में छुपकर हाथ पकड़ना सिर्फ आराम और गर्माहट देने के लिए था, लेकिन अब ये पहली बार था जब मेहर अवस्थी को किसी पुरुष ने इतने अंतरंग तरीके से छुआ था, और वह बहुत जबरदस्ती कर रहा था। मेहर अवस्थी को लगा जैसे वह मुश्किल से सांस ले पा रही हो। सिर्फ मेहर अवस्थी ही नहीं, बल्कि बगल में खड़ी ऋतिका मेहता भी स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें फटी रह गईं, मुंह इतना खुला रह गया कि मानो नमकीन बतख का अंडा निगल लें। हे भगवान, यह मैं बिना पैसे दिए देख सकती हूँ। उनके होंठों से एक बेकाबू चीख निकल गई। उन्होंने जल्दी से अपना मुंह हाथ से ढक लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी चीख ने रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी को जगा दिया था। मेहर अवस्थी ने जल्दी से रेयांश खन्ना को धक्का दिया और घबराकर ऊपर की ओर भागी। जाते जाते वह लगभग गिर ही गई। रेयांश खन्ना और ऋतिका मेहता की चीखों को अनसुना करते हुए वह लड़खड़ाते हुए अपने बेडरूम में वापस आए और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी मेहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका आमतौर पर शांत और सुंदर चेहरा अब पके आड़ू की तरह लाल हो गया था। उसकी लंबी सुडौल टांगें थोड़ी कांप रही थीं। उसने अपने जलते हुए गालों को छुआ, रो पड़ी और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसने अचानक ऐसा क्यों किया? वह इतना करीब आ गया है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ऋतिका अभी भी देख रही थी, कितना शर्मनाक। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमती अवस्थी, क्या आप ठीक हैं? ये रेयांश खन्ना की आवाज़ थी। मेहर अवस्थी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश खन्ना का सामना कैसे करे, और उसने बाहर फुसफुसाते हुए कहा, कुछ नहीं। रेयांश खन्ना ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही खुश था, थोड़ा उत्साहित हो गया था। माफ़ी चाहता हूँ। ओह, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, रात के खाने में क्या खाना चाहते हो? मैं बना देता हूँ। कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो पहले आप आराम कर लीजिए, खाने का समय होने पर मैं आपको बुला लूँगा। रेयांश खन्ना दूसरी मंजिल पर मेहर अवस्थी के बेडरूम के बाहर खड़े रहे। कोई और जवाब न मिलने पर वे नीचे चले गए। अब उन्हें थोड़ा अफसोस हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्या हो गया था। उन्होंने आवेग में आकर और सहज रूप से काम किया था। उन्हें नहीं पता था कि मेहर अवस्थी सच में नाराज थी या नहीं। श्री खन्ना, आप कमाल हैं। पहली मंजिल पर इंतजार कर रही ऋतिका मेहता ने रेयांश खन्ना के नीचे आते ही उत्साह से उन्हें थम्स अप दिया और फिर थोड़ी अफसोस के साथ कहा, तुम्हें अपने मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए था और करीब जाकर सीधे मुद्दे की जड़ पर वार करके उसे एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए था। रेयांश खन्ना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बकवास है। ऊपर जाओ और श्रीमती अवस्थी का हालचाल पूछो। मुझे चिंता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
ओह श्रीमान खन्ना, आप कितने एहसान फरामोश हैं। भले ही यह रिकॉर्डिंग स्टूडियो मेहर का विचार था, लेकिन इसमें मेरा भी योगदान था। रितिका मेहता सिर पकड़कर बड़बड़ाते हुए ऊपर भागी। अगर मेहर की तबीयत ठीक नहीं भी है तो यह इसलिए है क्योंकि आपने उसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। रेयांश खन्ना की आवाज पीछे से आई, क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं। सहायक दौड़कर ऊपर चली गई। रेयांश खन्ना सीढ़ियों के ऊपर चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने वाकई उसे बहुत कसकर गले लगाया था, इतना कसकर कि उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि मेहर अवस्थी का फिगर दिखने से कहीं ज्यादा अच्छा था। रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और रसोई की ओर चल दिए। मेहर, मैं हूँ। तभी रितिका मेहता ने मेहर अवस्थी के दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराते हुए अंदर आ गईं। मेहर अवस्थी बाहर झांक रही थीं। रितिका मेहता ने कहा, देखो मत, श्री खन्ना ऊपर नहीं आए हैं। मेहर अवस्थी ने दरवाजा बंद कर लिया और रितिका मेहता उनके करीब झुक गईं। वाह मेहर, तुम्हारा चेहरा कितना लाल है। क्या तुम ठीक हो? मेहर अवस्थी ने उन्हें ठंडी निगाहों से देखा। सहायक ने हंसते हुए उत्सुकता से पूछा, मेहर अभी तुम्हें कैसा लगा? मेहर अवस्थी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बिस्तर के पास जाकर बैठ गईं। उनका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। रितिका मेहता उनके पास आई, उनके सामने घुटनों के बल बैठ गईं और गंभीरता से बोली, चिंता मत करो मेहर, मैंने श्री खन्ना को अगली बार थोड़ा नरमी बरतने के लिए कह दिया है। अरे मेहर, मुझे खुजली करना बंद करो, मुझसे गलती हो गई। शाम करीब 6 बजे रेयांश खन्ना किराने का सामान खरीदने बाहर गए। वापस आए, खाना बनाया और नीचे से आवाज दी, श्रीमती अवस्थी, रितिका, नीचे खाने के लिए आ जाओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। दूसरी मंजिल पर बेडरूम का दरवाजा खुला और रितिका मेहता ने खुशी खुशी मेहर अवस्थी को बाहर खींच लिया। रितिका मेहता द्वारा नीचे खींचे जाने पर मेहर अवस्थी थोड़ी शर्मिंदा थीं। तीनों खाने के लिए बैठ गए और मेहर अवस्थी ने पूरे समय अपना सिर नीचे रखा, रेयांश खन्ना की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि जब रेयांश खन्ना ने उनकी थाली में खाना परोसा, तब भी उन्होंने केवल गुनगुनाया, अपना सिर नीचे करके चुपचाप चावल खाए, जैसे कोई शांत बिल्ली का बच्चा हो। खाने के बाद रेयांश खन्ना बर्तन धोने के लिए ले जा रहे थे, तभी मेहर अवस्थी ने अचानक रितिका मेहता से कहा, जाओ बर्तन धो दो। ओह। रितिका मेहता ने अनिच्छा से बर्तन हटाए और बुदबुदाई, आप श्री खन्ना को घर का काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे आदेश देते रहते हैं। फिर वह मेहर अवस्थी को डांटने का मौका दिए बिना रसोई में दौड़ पड़ी। अब बैठक में सिर्फ रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी ही बचे थे और माहौल अचानक शांत हो गया। मुझे पहले वाली बात के लिए माफ करना, रेयांश खन्ना ने अचानक कहा। नहीं, कोई बात नहीं। मेहर अवस्थी ने अभी भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। रेयांश खन्ना ने उसकी तरफ देखा, उसका सिर झुका हुआ था, गर्दन पीली पड़ गई थी। अगली बार मैं नरमी से पेश आऊंगी। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। अध्याय 115 पति पत्नी का सामंजस्य, पत्नी का पति के साथ सामंजस्य। विविध कार्यक्रम, बेटियों का रोमांस के लिए पृथ्वी की स्मृति प्रगति 30% है। गीत, क्षणभंगुर समय के लिए पृथ्वी की स्मृति प्रतिकृति प्रगति 30% है। गीत, मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें के लिए पृथ्वी की स्मृति प्रतिकृति प्रगति 10% है। गीत, चुंबन के लिए पृथ्वी की स्मृति प्रतिकृति प्रगति 10% है। रेयांश खन्ना की आंखों के सामने 4 स्मृति प्रगति रेखाएं दिखाई दीं। पिछले बेटियों का रोमांस और क्षणभंगुर समय के अलावा इस बार 2 नई स्मृति प्रगति रेखाएं दिखाई दीं। इतना ही नहीं, प्रत्येक नई प्रगति रेखा तुरंत 10% तक पहुंच गई, जबकि पिछली 2 भी 30% तक पहुंच गईं। स्मृति प्रगति रेखाओं के प्रकट होने के बाद से यह वृद्धि सबसे नाटकीय थी, क्योंकि अभी अभी मेहर अवस्थी के साथ रेयांश खन्ना का संपर्क अब तक का सबसे अंतरंग संपर्क था। दरअसल जब रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को गले लगाया तो वो यादों की प्रगति रेखाओं के बारे में पूरी तरह भूल गए, उन्हें बस सहज रूप से उन्हें गले लगाने का मन हुआ। अब इस बारे में सोचकर ये वाकई बहुत आवेगपूर्ण था। बेशक अगर अगली बार ऐसा हुआ तो शायद वो इस आवेग को दबा नहीं पाएंगे, है ना? वैसे इन 2 नए गानों का क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें और फिर हम चुंबन करेंगे। ये गुप्त संकेत आज भी उतना ही अश्लील है जितना पहले था। रेयांश खन्ना ने खुद को संभाला और मेहर अवस्थी से पूछा, जो अभी भी नीचे देख रही थी, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मेहर अवस्थी चौंक गईं, उनके कान लाल हो गए। क्या कहा तुमने? रेयांश खन्ना को एहसास हुआ कि उनके शब्द थोड़े अस्पष्ट हो सकते हैं और उन्होंने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब था, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? तब मेहर अवस्थी को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत समझा था, उनका सिर लगभग उनकी छाती में दब गया था। नहीं, रेयांश खन्ना खान से 1 मिनट रुको। वह उठा और बगल की मेज से दवा की कुछ बोतलें उठाईं, फिर रसोई में जाकर 1 गिलास गर्म पानी भरा। दवा लेने का समय हो गया है। मेहर अवस्थी ने ऊपर देखा और कॉफी टेबल पर बोतलों और जारों का ढेर देखा। उसकी कोमल भौहें सिकुड़ गईं। मैं इन्हें नहीं लेना चाहती।
ये वो दवाइयाँ थीं जो डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उन्हें दी थीं। कुल 5 तरह की दवाइयाँ थीं, 3 पश्चिमी दवाइयाँ और 2 पारंपरिक नवदेशी दवाइयाँ। मेहर अवस्थी ने कभी दवा नहीं ली थी और इन्हें देखकर उनके मन में अनजाने में ही दवा लेने की अनिच्छा जाग उठी। क्या हमने अस्पताल में तय नहीं किया था? घर जाकर तुम्हें अपनी दवाइयाँ नियमानुसार लेनी होंगी। रेयांश खन्ना भी थोड़ा सख्त लहजे में भौहें चढ़ाते हुए बोले। मेहर अवस्थी ने अपने होंठ सिकुड़े, दाहिना हाथ उठाया और तर्जनी और अंगूठे को आपस में दबाया। आज बस थोड़ा सा, ठीक है। रेयांश खन्ना मुस्कुराए। बच्चे की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हर दवा समय पर और सही मात्रा में लेनी है। उनकी सहमति का इंतजार किए बिना उन्होंने डॉक्टर के आदेशानुसार पश्चिमी दवाइयों की कुछ गोलियां निकालीं और मेहर अवस्थी को दे दीं। चलो, मुंह खोलो। जब मेहर अवस्थी ने देखा कि वह इससे बच नहीं सकती तो उसने गुस्से में रेयांश खन्ना के हाथ से दवा छीन ली, उसे मुंह में ठूंस दिया, प्याला उठाया, सिर पीछे झुकाया और गटक गई। बस इतना काफी है। तभी उसने देखा कि रेयांश खन्ना ने 2 और प्याले ले लिए थे। 2 पैकेट पारंपरिक नवदेशी दवा को घोलकर तरल बना दिया था और उसे उसके सामने रख दिया था। क्या तुम्हें सच में इसे पीना ही है? मेहर अवस्थी ने दयनीय स्वर में पूछा। बेशक, रेयांश खन्ना ने कोई रहम नहीं दिखाया। हम्फ। मेहर अवस्थी ने नाक सिकुड़ी, एक प्याला उठाया, सिर पीछे झुकाया और पी लिया और तुरंत ही लगभग थूक ही दिया। ये बहुत कड़वा है टिल्ड। उसका सुंदर सा छोटा चेहरा शिकायत से भरा था, एक दयनीय दृश्य। लेकिन रेयांश खन्ना अडेग था, हाथ बांधे। उसकी आवाज में किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं थी। तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। मेहर अवस्थी ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से रेयांश खन्ना को घूरा, लेकिन वह टस से मज नहीं हुए। उसने मुंह बनाया, प्याला उठाया और उसे हल्के से चाटा। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था। रेयांश खन्ना ने कहा, आज से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम समय पर दवा लो। दवा खत्म करने के बाद ही तुम रोजाना गाना गा सकती हो। मेहर अवस्थी ने गुस्से से उसे घूरा, आंखें बंद की, दांत भींचे और प्याले में बची हुई दवा गटक ली। खांसी। वह जल्दी जल्दी पीने के कारण खांस गई। रेयांश खन्ना जल्दी से बैठ गए और धीरे से उसकी पीठ थपथपाए। मेहर अवस्थी ने उनका हाथ झटक दिया, दूसरा प्याला उठाया और एक ही बार में सारी दवा पी गई। ये प्याला भी उतना ही कड़वा था और मेहर अवस्थी को तुरंत लगा कि कड़वाहट से उसका मुंह सुन्न हो गया है। उसके सामने एक मिठाई आ गई। रेयांश खन्ना ने कहा, एक टुकड़ा खा लो, खाने के बाद मीठा लगेगा। पता चला कि रेयांश खन्ना ने उसके लिए पहले से ही मिठाई तैयार कर रखी थी। मेहर अवस्थी ने गुस्से में मिठाई उठाए, उसका रैपर हटाया और मुंह में डाल ली। मिठाई वाकई बहुत मीठी थी, मुंह में जाते ही कड़वाहट गायब हो गई। ध्यान से उसका स्वाद लेते हुए क्या उसे अपने दिल में भी थोड़ी मिठास महसूस हुई? अब कड़वाहट नहीं रही है ना? रेयांश खन्ना ने पूछा। मेहर अवस्थी ने नाक सिकुड़ी और उसे अनदेखा करते हुए अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। वह उसे तब भी माफ नहीं करती, चाहे मिठास ही क्यों न होती। तभी रसोई से एक चुगली करने वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, मिस्टर खन्ना कितने लाडले हैं। मेहर कितनी प्यारी है। क्या ये किसी रोमांटिक ड्रामा से ज्यादा दिलचस्प नहीं है? आखिरकार अपनी दवा खत्म करने के बाद मेहर अवस्थी ने ठंडे लहजे में कहा, गायन का अभ्यास करने का समय आ गया है। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। दरअसल वह भी नए रिकॉर्डिंग स्टूडियो को आजमाने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, मैं लेटर का अभ्यास करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मेहर अवस्थी ने सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में लेटर गाना गाने की योजना बनाई। रिकॉर्डिंग शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। समय तेजी से बीत रहा है। नहीं, मेहर अवस्थी का चेहरा एकदम ठंडा था। पहले अकेला जज्बा की प्रैक्टिस करो। रेयांश खन्ना ने कहा, पहले अपने गाने की प्रैक्टिस करो। पहले अपने गाने की प्रैक्टिस करो। मेहर अवस्थी का चेहरा एकदम सख्त हो गया। इस बार उनकी बारी थी कि वे अपनी बात पर अड़े रहें। ठीक है। रेयांश खन्ना के पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोनों पहली मंजिल पर बने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए और जल्द ही वाद्य यंत्रों और गायन की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। छी, मेहर साफ तौर पर मिस्टर खन्ना को लेकर चिंतित थीं, लेकिन वह दिखावा कर रही थीं कि उन्हें कोई फिक्र नहीं है। ये तो बहुत मजेदार है। रसोई में कोई जो छिपकर ये सारा ड्रामा देख रहा था, जोर से हंस पड़ा। वह रसोई से बाहर भागी, दबे पांव रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर गई और अंदर झांका। उसने देखा कि मेहर अवस्थी पियानो बजा रही थी, रेयांश खन्ना बेस बजा रहे थे और रेयांश खन्ना गा रहे थे। हल्के नीले रंग से सजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक शांत और खूबसूरत लड़की और एक संयमित और सभ्य पुरुष एक साथ संगीत बजा रहे थे। धुन मधुर थी और उनकी आवाजें मनमोहक थीं। वे कभी कभी एक दूसरे को देखते, उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान होती। रितिका मेहता की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अचानक ये दृश्य सुंदर लगा। रेयांश अभ्यास कर रहा था और मेहर उसका साथ दे रही थी, एक आदर्श जोड़ी। और यह गाना बहुत प्रेरणादायक लग रहा था। ये वाकई अनाम नायक की थीम के लिए एकदम सही लग रहा था। रितिका मेहता उनके स्नेहपूर्ण संवाद को देखते हुए गाना सुनती रहीं और देखते ही देखते लगभग 2 घंटे बीत गए।
रेयांश खन्ना ने अभ्यास समाप्त किया और मेहर अवस्थी से कहा, अब आपके लिए अपने गाने का अभ्यास करने का समय है। इस बार मेहर अवस्थी आखिरकार मान गईं और दोनों ने लेटर के संगीत पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि यह उनका पहला साथ काम था, फिर भी दोनों के बीच एक पुराना तालमेल सा लग रहा था। जोशीले और ऊर्जावान गीत द अकेला जज्बा से मार्मिक और कोमल गीत लेटर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने जल्दी ही अपनी लय पकड़ ली और अपने किरदार में ढल गए। हालांकि इस बार गायक और संगतकार उलट गए थे। मेहर अवस्थी अपने गीत का अभ्यास कर रही थीं और रेयांश खन्ना उनका साथ दे रहे थे। ऋतिका मेहता, जिन्हें किसी तरह मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज मिल गए थे, उन्हें फोड़कर प्रशंसा से कह रही थीं, अभी पति पत्नी एक साथ सुर में गा रहे थे, अब पत्नी और पति एक साथ सुर में गा रहे हैं। हे भगवान, ये तो कमाल है। अध्याय 116। यह आदमी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, खाली नहीं हो सकता। अगले दिन उस अपार्टमेंट में जहां तान्या बंसल और रेयांश खन्ना साथ रहते थे, पल्लवी सूरी ने मुस्कुराते हुए तान्या बंसल से कहा, मुझे अभी अभी राष्ट्रपति ओबरॉय का फोन आया था। रोली ने डील फाइनल कर ली है। उन्होंने आपको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आमंत्रित किया है। अभी कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। तान्या बंसल बेहद खुश हुई। रोली, ये तो बहुत बढ़िया है। रोली एक टॉप क्लास अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मेटिक ब्रांड है। आमतौर पर सिर्फ ए लिस्ट या सुपर ए लिस्ट सेलिब्रिटी ही इसके साथ जुड़ते हैं। क्रिसेंट एंटरटेनमेंट ने अपने कलाकारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए रोली से बातचीत की थी, लेकिन तान्या बंसल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा कि एक दिन वह इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से जुड़ेंगी। इसका मतलब था कि उनकी प्रतिष्ठा को पहचान मिल गई थी और उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पिछले कुछ दिनों से मेहर अवस्थी द्वारा रेयांश खन्ना को उनसे छीन लिए जाने की वजह से जो निराशा उन्हें सता रही थी, वह पूरी तरह से दूर हो गई। बेशक एक बड़े ब्रांड के भी अलग अलग स्तर के एम्बेसडर होते हैं। ऊपर से नीचे तक पद इस प्रकार हैं: ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड फ्रेंड्स। इन तीनों स्तरों में से ब्रांड फ्रेंड्स निस्संदेह सबसे निचला स्तर है। लेकिन तान्या बंसल को इससे कोई निराशा नहीं थी। जहां तक उन्हें पता था, पूरे क्रिसेंट एंटरटेनमेंट में केवल वही, तान्या बंसल, रोली के साथ सहयोग कर सकती थी। मेहर अवस्थी भी इसके योग्य नहीं थी। तान्या बंसल और पल्लवी सूरी जल्दी से अपने घर से निकली, कार में बैठी और उनके सहायक ने इंजन स्टार्ट किया और क्रिसेंट एंटरटेनमेंट की ओर चल पड़ी। वैसे वे रोली की जगह किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने की योजना बना रहे हैं। तान्या बंसल का चेहरा चमक रहा था और उनकी आवाज़ जोश से भरी हुई थी। रोली के पिछले ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड फ्रेंड्स के अनुबंध समाप्त हो चुके थे। अब जब तान्या बंसल ब्रांड फ्रेंड्स बन चुकी थी, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन सा बड़ा सितारा सबसे ऊंचे दर्जे का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। वह जानती थी कि अभी वह इसके लिए योग्य नहीं है। उन्होंने ये सवाल सिर्फ जिज्ञासावश पूछा था। पल्लवी सूरी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है, रोली हमेशा चीज़ों को गुप्त रखना पसंद करती है और हमें अभी तक नहीं पता कि उनका नया वैश्विक प्रवक्ता कौन है। तान्या बंसल थोड़ी देर रुकी, फिर अचानक पूछा, वैसे मैंने सुना है कि मेहर अवस्थी एक की प्रवक्ता बन गई हैं। वह हाल ही में एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए विस्तारनगर भी गई थीं। एक लॉन्जरी ब्रांड है। पल्लवी सूरी ने कहा जाता है कि मेहर अवस्थी यह नहीं चाहती थी, लेकिन एक की एंडोर्समेंट फीस बहुत ज़्यादा थी और कंपनी ने उन्हें लंबे समय तक मनाने के बाद आखिरकार राजी किया। हे, तान्या बंसल ने ताना मारते हुए कहा, क्या वह खुद को बहुत अकड़ू नहीं समझती? पैसे के लिए कपड़े उतारने को तैयार है, कितनी पाखंडी है। आमतौर पर लॉन्जरी के विज्ञापन लॉन्जरी पहनकर ही शूट किए जाते हैं, जो मेहर अवस्थी जैसी खूबसूरत मॉडल के लिए वाकई थोड़ा जोखिम भरा है। हालांकि तान्या बंसल को यह नहीं पता था कि विज्ञापन शूट के दौरान मेहर अवस्थी ने काफ़ी कपड़े पहने हुए थे। लॉन्जरी दिखाना तो मॉडल का काम था। इस समय उनके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था, लेकिन उनकी आवाज़ में ईर्ष्या झलक रही थी। ईके भी एक बड़ा ब्रांड है। अगर ईके उन्हें अपना प्रवक्ता बनने के लिए कहता, तो वह बिना किसी झिझक के मान जाती। उनकी मासूम छवि की तो कोई परवाह ही नहीं थी। पल्लवी सूरी उनकी बात समझ गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, कुल प्रभाव के मामले में रोली अभी भी ज़्यादा मजबूत है। हालांकि आप सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन ब्रांड की प्रतिष्ठा के मामले में आपने इस बार मेहर अवस्थी को पीछे छोड़ दिया है। तान्या बंसल मुस्कुराईं। हाँ, बिल्कुल। मेहर अवस्थी ने सुरों का संग्राम के आखिरी एपिसोड में 5वां स्थान हासिल किया था और उन्हें नामहीन हीरो के थीम सॉन्ग के लिए भी प्रतिस्पर्धा करनी है। उन पर बहुत दबाव होगा, है ना? पल्लवी सूरी ने कहा, हमें दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने पर ध्यान देना चाहिए। तान्या बंसल खिड़की से बाहर देखते हुए चुप रहीं। पल्लवी सूरी ने उनकी ओर देखा और अचानक पूछा, मैंने अभी अभी आपके घर पर रेयांश खन्ना के साथ आपकी शादी की तस्वीरें देखीं। क्या आपने उन्हें फेंक नहीं दिया? तान्या बंसल एक पल के लिए चुप रहीं, फिर जवाब देने के बजाय पूछा, अगर रेयांश खन्ना एक दिन वापस आएं और देखें कि मेरे पास अभी भी हमारी शादी की तस्वीरें हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह अपना मन बदल लेंगे?
पल्लवी सूरी ने माथे पर शिकन डाली। तान्या बंसल, मानव श्रीवास्तव आपके लिए गाना लिखने के लिए पहले ही राजी हो चुके हैं। क्या एक दशक से अधिक अनुभव रखने वाला एक प्रसिद्ध गीतकार वास्तव में रेयांश खन्ना से हीन है? तान्या बंसल ने कहा, एक गीतकार जो गिड़गिड़ाने पर ही गीत लिखने को तैयार होता है, और एक गीतकार जो पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित है और सिर्फ मेरे लिए ही गीत लिखता है, आप किसे बेहतर मानते हैं? उसी समय स्नोलीफ रेजिडेंसी से क्रिसेंट एंटरटेनमेंट कंपनी के रास्ते में एक वैन में। श्री खन्ना, क्या आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं? वाह, ये कहानी तो बहुत ही रोमांचक है। चुप रहो। ओह, रेयांश खन्ना गाड़ी चला रहे थे। दिव्या कपूर बगल वाली सीट पर बैठी थीं। मेहर अवस्थी और ऋतिका मेहता पीछे बैठी अपने फ़ोन पर डे एंड नाइट की स्क्रिप्ट देख रही थीं। रेयांश खन्ना ने इसे कुछ दिन पहले अस्पताल में रुक रुक कर लिखा था, लेकिन समय की कमी के कारण वे सिर्फ पहले 3 एपिसोड ही पूरे कर पाए। दिव्या कपूर अभी अभी स्नोलीफ रेजिडेंसी पहुंची और बताया कि उन्हें कंपनी से सूचना मिली है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष कॉस्मेटिक ब्रांड रोली के साथ समझौता कर लिया है और मेहर अवस्थी रोली की नई वैश्विक प्रवक्ता बनेंगी। आज ही क्रिसेंट एंटरटेनमेंट को रोली का एंडोर्समेंट डील मिला है और मेहर अवस्थी खुद इस पर हस्ताक्षर करने वाली हैं। हालांकि रोली हमेशा गोपनीयता बनाए रखना पसंद करती है, इसलिए इससे पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ये सुनकर ऋतिका मेहता उत्साहित हो गईं, जबकि मेहर अवस्थी शांत रहीं। उनके पास पहले से ही कम 7 या 8 एंडोर्समेंट थे, इसलिए वह ज़्यादा उत्साहित नहीं थीं। उनके लिए सबसे खुशी की बात गाना था। अब उन्हें एक और एंडोर्समेंट मिल गया था। मेहर अवस्थी ने आगे गाड़ी चला रहे रेयांश खन्ना की ओर देखा। रेयांश खन्ना को शायद उनकी नज़र का एहसास हो गया और उन्होंने रियरव्यू मिरर से मेहर अवस्थी की ओर देखा। मेहर अवस्थी ने तुरंत नज़रें हटा लीं। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और रेयांश खन्ना द्वारा फ़ोन पर भेजी गई स्क्रिप्ट को पढ़ना जारी रखा। कल रात रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी गायन का अभ्यास कर रहे थे। ऋतिका मेहता उनके बगल में बैठी थीं। सूरजमुखी के बीज खाने से उनके होंठ सुन्न हो गए थे। उन्हें उगते देख रेयांश खन्ना ने उन्हें दिन और रात की पटकथा भेजी। वे ऋतिका मेहता को एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, ये देखने के लिए कि आम दर्शकों को कहानी कैसी लगती है। ऋतिका मेहता तुरंत ही पटकथा में मग्न हो गईं और आज सुबह उन्होंने मेहर अवस्थी को इसे देखने की सलाह दी। मेहर अवस्थी को कभी भी रहस्यमयी अपराध नाटकों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रेयांश खन्ना द्वारा लिखित ये सुनकर उन्हें तुरंत रुचि हो गई। कार में करने को कुछ न होने के कारण उन्होंने ऋतिका मेहता के साथ इसे देखा। पढ़ते समय उन्हें ये काफ़ी रोचक लगा। लेखक के प्रति अपनी सकारात्मक भावनाओं को एक तरफ रखते हुए मेहर अवस्थी को लगा कि पटकथा वर्तमान में प्रसारित हो रहे नाटकों से कहीं बेहतर है। मेहर अवस्थी ने एक बार फिर रेयांश खन्ना की ओर देखा। उनकी आंखें थोड़ी स्वप्निल थीं। यह आदमी मानो खजाने का भंडार था, जिसे खाली करना नामुमकिन था। वैन क्रिसेंट एंटरटेनमेंट पहुंची, अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी हुई और चारों लिफ्ट की ओर चल दिए। ओह हाँ, श्रीमती अवस्थी अपनी दवा कार में भूल गई हैं। मैं जाकर ले आता हूँ, आप दोनों पहले ऊपर जाए। रेयांश खन्ना घर से निकलने से पहले दवा और थमस साथ लाए थे, ताकि मेहर अवस्थी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद कंपनी में जाकर दवा ले लें। दवा के बारे में सुनकर मेहर अवस्थी का चेहरा उतर गया। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, मैं मिठाई भी लाया हूँ। हम्फ। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मेहर अवस्थी सिर ऊंचा करके अंदर चली गईं। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर रेयांश खन्ना को देखा और कहा, जल्दी करो। तभी उन्होंने देखा कि दिव्या कपूर और ऋतिका मेहता उन्हें अजीब नज़रों से देख रही थीं। दिव्या कपूर असहाय लग रही थीं, जबकि ऋतिका मेहता उत्साहित थीं। मेहर अवस्थी का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और लिफ्ट में वापस जाते समय उनका भाव फिर से ठंडा पड़ गया। ठीक है, रेयांश खन्ना मुस्कुराए और सहमत हुए, फिर दवा लेने के लिए कार में वापस चले गए। चिंता मत करो मेहर, मिस्टर खन्ना समझदार आदमी है, उन्हें कुछ नहीं भूलेगा। चुप रहो, चुप रहो। लिफ्ट में ऋतिका मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा और मेहर अवस्थी और दिव्या कपूर ने एक साथ उन्हें डांट दिया। बेचारी छोटी सहायक बस चुप रह सकी। वे पहली मंजिल पर पहुंचे। डिंग, लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुल गए। तान्या बंसल और पल्लवी सूरी बाहर खड़ी थीं। मेहर अवस्थी। अध्याय 117। मेहर अवस्थी की इकलौती दोस्त तान्या बंसल कंपनी में मेहर अवस्थी से अचानक मिलकर हैरान रह गईं। वह रुकी, फिर मेहर अवस्थी के हमेशा के उदासीन व्यवहार को देखकर उन्हें गुस्सा आ गया। वह आत्मविश्वास से लिफ्ट में चली गईं। मैं पहले से ही एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड की प्रवक्ता हूँ। मैं अब आपसे कम सफल नहीं हूँ। तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो? तान्या बंसल को मेहर अवस्थी का बनावटी, घमंडी रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या हुआ अगर वो थोड़ी ज्यादा सुंदर है और उसके पैर लंबे हैं? इसमें क्या बड़ी बात है? उस फ्लो पर कोई और नहीं चढ़ रहा था और लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। माहौल असामान्य रूप से तनावपूर्ण हो गया। तान्या बंसल ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, रेयांश कहाँ है? तुम्हारा असिस्टेंट। उसने देखा कि रेयांश खन्ना मेहर अवस्थी के साथ नहीं था और पूछे बिना नहीं रह सकी।
लेकिन मेहर अवस्थी चुप रही। मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट के बारे में क्यों बताऊं? तान्या बंसल का चेहरा पीला पड़ गया। पल्लवी सूरी अचानक मुस्कुराई और दिव्या कपूर से बोली, मैंने सुना था कि मेहर बीमार है। क्या वह ठीक है? दिव्या कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब वह बेहतर है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हम सभी एक ही कंपनी के कलाकार हैं, इतनी विनम्रता की कोई ज़रूरत नहीं है। पल्लवी सूरी की मुस्कान और चौड़ी हो गई और उन्होंने चिंता से पूछा, मैंने परसों टीवी पर देखा, सुरों का संग्राम के पिछले एपिसोड में मेहर की रैंकिंग अच्छी नहीं लग रही थी, है ना? वह कल अगले एपिसोड की रिकॉर्डिंग के लिए रंगपुर जा रही है ना? उसकी तैयारी कैसी चल रही है? दिव्या कपूर ने भी उतनी ही खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, भागीदारी ही मायने रखती है। इस स्तर के मंच पर खड़े हो पाना ही एक सफलता है। दोनों मैनेजर एक दूसरे को इशारों इशारों में नीचा दिखा रहे थे, जिसमें पल्लवी सूरी थोड़ी कमजोर स्थिति में थी, क्योंकि मेहर अवस्थी का अभी एक एपिसोड बाकी था, जबकि तान्या बंसल पहले ही बाहर हो चुकी थीं। पल्लवी सूरी थोड़ी शर्मिंदा महसूस करते हुए आखिरकार अपनी बात कहने लगी, दरअसल हम आज यहाँ रोली के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं। उन्होंने तान्या बंसल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए कहा है। ये सुनकर मेहर अवस्थी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन दिव्या कपूर और रितिका मेहता ने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, वैसे पल्लवी सूरी ने सोचा कि रोली की उच्च स्तरीय छवि को देखते हुए वे शायद हैरान हैं, इसलिए उन्होंने आगे कहा, हमारी कंपनी के किसी भी कलाकार ने कभी इतने बड़े ब्रांड के साथ काम नहीं किया है ना? उनके बोलने के बाद रितिका मेहता ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह पल्लवी सूरी और तान्या बंसल की आंखों में नहीं देख पा रही थीं। दिव्या कपूर की मुस्कान गायब हो गई, उनके चेहरे की मांसपेशियां तन गईं और उनकी आवाज थोड़ी कांपने लगी। हाँ, बधाई हो, तान्या बंसल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेहर भी बहुत काबिल हैं। सुरों का संग्राम के अगले एपिसोड में आपके प्रदर्शन का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहिए। उसी क्षण लिफ्ट के दरवाजे खुले और तान्या बंसल और पल्लवी सूरी सबसे पहले बाहर निकली, बेहद फुर्तीले और दमदार कदमों से। तान्या बंसल के चेहरे पर एक दमकती मुस्कान थी। मेहर अवस्थी के सामने उन्हें पहली बार इतना विजयी महसूस हुआ था और वे खुद पर बेहद गर्व महसूस कर रही थीं। तान्या बंसल और पल्लवी सूरी के जाने के बाद मेहर अवस्थी और बाकी दोनों भी लिफ्ट से बाहर निकल गईं। छी, हा, रितिका मेहता आखिरकार अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और पेट पकड़कर हंस पड़ीं। वह लिफ्ट में हंसना चाहती थीं, लेकिन मेहर और दिव्या जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, इसलिए उन्हें अपनी हंसी रोकनी पड़ी थी। आखिरकार तान्या बंसल और पल्लवी सूरी के नज़र से ओझल होने तक अपनी हंसी रोके रखने के बाद वह खुलकर हंस सकीं। दिव्या कपूर ने उन्हें थपथपाया और खुद भी हंसे बिना नहीं रह सकीं। वह अपनी हंसी को भी रोक रही थी, इसलिए उसके चेहरे की मांसपेशियां बहुत तनावग्रस्त थीं। केवल मेहर अवस्थी का चेहरा ही अपरिवर्तित रहा, एकदम बर्फ की तरह ठंडा। ये तो उसका सामान्य स्वभाव था। केवल रेयांश खन्ना के सामने ही वह अनजाने में बचकानी, यहाँ तक कि शर्मीली भी हो जाती थी। नमस्ते, श्रीमती अवस्थी। श्रीमती अवस्थी। कंपनी के सभी कर्मचारी मेहर अवस्थी को पहचानते थे और लोग अक्सर उसे अभिवादन करते थे। मेहर अवस्थी, जो सामाजिक मेलजोल में अच्छी नहीं थी, बस सिर हिलाकर जवाब देती थी। वहीं दूसरी ओर रितिका मेहता हर आने जाने वाले का मुस्कुराते हुए अभिवादन करती थी, मानो वह एक जुनूनी सोशल बटरफ्लाई हो। तीनों रेयांश खन्ना का इंतजार कर रही थीं। मेहर अवस्थी बार बार लिफ्ट की ओर देख रही थी, साफ तौर पर अधीर हो रही थी। दरअसल वे सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय के लिए अलग हुई थीं। अरे छोटी छुटकी, अचानक एक महिला दौड़कर आए और मेहर अवस्थी के कंधे पर थपथपाया। दिव्या कपूर और रितिका मेहता ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। तारा मल्होत्रा, बहन रू। इस महिला के लंबे लहराते लाल बाल थे, उसने टाइट लेदर जैकेट और हॉट पैंट पहनी थी, साथ ही मार्टिन बूट्स भी, जिससे उसका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक और आत्मविश्वासी लग रहा था। उसे देखकर मेहर अवस्थी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तारा मल्होत्रा, आप यहाँ कैसे आईं? महिला का नाम तारा मल्होत्रा था, जो मेहर अवस्थी की इकलौती दोस्त थी। ये वाकई अजीब बात है। तारा मल्होत्रा एक अभिनेत्री हैं और मेहर अवस्थी एक गायिका, उनका आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। वे एक कार्यक्रम में मिलीं, धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगीं और अंततः दोस्त बन गईं। हालांकि ज्यादातर तारा मल्होत्रा ने ही मेहर अवस्थी से संपर्क किया था। हालांकि उनके नाम में रो, जिसका अर्थ है कोमल अक्षर है। तारा मल्होत्रा वास्तव में एक जोशीली शख्सियत हैं और ज्यादातर एक्शन फिल्मों और पुलिस ड्रामा में अभिनय करती हैं। यह मानना काफी मुश्किल है कि वह और मेहर अवस्थी दोस्त बन सकती हैं। तारा मल्होत्रा एक अलग कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं, क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के साथ नहीं। मेहर अवस्थी की बातें सुनकर उसने अपने लंबे लहराते लाल बालों को झटका दिया और खिलखिलाकर बोली, मैं एक शो के लिए ड्रीमलाइन सिटी आई थी और आपसे मिलने के लिए रुक गई। उसने मेहर अवस्थी को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या आप अब बेहतर महसूस कर रही हैं?
मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया और तारा मल्होत्रा ने सहजता से उसकी कमर पर हाथ रखा। छोटी चुटकी, तुम इतनी गुलाबी गालों वाली और आकर्षक क्यों लग रही हो? बताओ, क्या कुछ चल रहा है? तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और रेयांश खन्ना एक थमस और दवाइयों का बैग लिए हुए बाहर आया। मेहर अवस्थी और बाकी लोगों को लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर वह आश्चर्य से बोला, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं? क्या आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करने थे? रितिका मेहता खिलखिलाकर हंसी। मेहर ने कहा कि वह आपका इंतजार कर रही थी। मेहर अवस्थी ने उसे घूरकर देखा और तारा मल्होत्रा से कहा, मेरे दफ्तर में मेरा इंतजार करो। हस्ताक्षर पूरे करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तारा मल्होत्रा ने रेयांश खन्ना की तरफ देखा, फिर मेहर अवस्थी की तरफ। उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था। ठीक है छोटी चुटकी, जब आना तो सच बोलना। उन्होंने रेयांश खन्ना को हाथ हिलाकर कहा, हैंडसम, बाय बाय। इतना कहकर वह मुड़ी और मेहर अवस्थी के ऑफिस की तरफ चल पड़ी, पीछे एक आकर्षक और जोशीली लाल आकृति छोड़ते हुए। मेरी एक दोस्त, मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना को समझाया। कोई बात नहीं। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत खुशी है। मेहर अवस्थी के स्वभाव के कारण उनके लिए दोस्त बनाना मुश्किल था और रेयांश खन्ना उनके लिए सचमुच खुश थे। चलो चलते हैं, रोली के लोग पहले से ही यहाँ हैं, दिव्या कपूर ने कहा और वे चारों कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़े, जहां कंपनी के सीईओ और रोली के प्रतिनिधि पहले से ही इंतजार कर रहे थे। अभी अभी मेरी मुलाकात तान्या बंसल से हुई। कुछ कदम चलने के बाद मेहर अवस्थी अचानक बोली। बोलते समय उन्होंने रेयांश खन्ना के हाव भाव पर गौर किया। रितिका मेहता हल्की सी हंसी, जबकि दिव्या कपूर ने ऐसा दिखाया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। रेयांश खन्ना ने शांत भाव से सिर हिलाया और पूछा, कंपनी में ये क्या कर रही हैं? मेहर अवस्थी ने जवाब दिया, ये भी रोली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं। रितिका मेहता ने आगे कहा, तान्या बंसल ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया है। उन्हें नहीं पता था कि मेहर प्रवक्ता हैं। वो बस हमें इसके बारे में शेखी बघार रही थी और हम बड़ी मुश्किल से उन्हें टोकने से खुद को रोक पाए। रेयांश खन्ना ने बेबसी से सिर हिलाया। तान्या बंसल वाकई ऐसी ही थीं। चारों जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि तान्या बंसल रोली के लोगों के साथ बातें कर रही थीं और हंस रही थीं, खुद पर काफी खुश लग रही थीं। मेहर अवस्थी को अंदर आते देख वो हैरान रह गईं और सहज ही पूछा, मेहर अवस्थी, आप यहाँ क्यों आए हैं? अध्याय 118। मुस्कुराते रहो। कुछ मिनट पहले तान्या बंसल और पल्लवी सूरी लिफ्ट से बाहर निकली, मेहर अवस्थी और उनकी दो सहेलियों को पीछे छोड़ते हुए, जो ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थीं। वे तरोताज़ा महसूस करते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुईं। इस समय क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष अरविंद मारवाह और रोली के नवोदेश क्षेत्रीय निदेशक दोनों उपस्थित थे। तान्या बंसल तुरंत खुश हो गईं। देखिए, भले ही मैं सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर हूं, रोली मुझे इतना महत्व देती है कि नवोदेश क्षेत्रीय निदेशक भी स्वयं आए हैं। पल्लवी सूरी भी सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुई। उन्हें लगा कि यह रोली द्वारा तान्या बंसल के प्रति उच्च सम्मान को दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि ब्रांड एम्बेसडर होना तो बस शुरुआत है। शायद निकट भविष्य में वे धीरे धीरे ब्रांड एम्बेसडर या यहाँ तक कि वैश्विक प्रवक्ता भी बन जाएंगी। संक्षेप में, भविष्य उज्ज्वल दिख रहा था। तान्या बंसल और पल्लवी सूरी ने रोली की नवोदेश क्षेत्रीय निदेशक से बड़े उत्साह से बातचीत की। निदेशक एक बेहद सक्षम, मध्यम आयु वर्ग की महिला थीं, जिनका उपनाम जोशी था। वे काफी सुसंस्कृत और शालीन थीं और उन्होंने धैर्यपूर्वक हम दोनों से बात की। इससे तान्या बंसल और पल्लवी सूरी का अनुमान और भी पुख्ता हो गया। सिर्फ अरविंद मारवाह का चेहरा थोड़ा अजीब था। वे कुछ इशारा करना चाहते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी तान्या बंसल ने पूछा, निदेशक जोशी, मैंने सुना है कि नए सीजन के लिए रोली के वैश्विक प्रवक्ता बदल गए हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि नए प्रवक्ता कौन हैं? निदेशक जोशी कुछ बोल ही रही थीं कि कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर दरवाजा खुला और मेहर अवस्थी अंदर आईं। तान्या बंसल चौंक गईं और अनजाने में ही पूछ बैठीं, मेहर अवस्थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेहर अवस्थी ने सुन लिया हो कि वे रोली के साथ सहयोग करने वाली हैं और नाराज होकर खुद देखने आए हों? क्या यह उनकी हार से नाराजगी का इजहार है? पल्लवी सूरी के चेहरे पर हल्का सा भाव परिवर्तन आया, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। मेहर अवस्थी के जवाब देने से पहले ही बैठे हुए निदेशक जोशी उठ खड़े हुए, मुस्कुराते हुए मेहर अवस्थी के पास गए और अपना हाथ बढ़ाते हुए बड़े ही दोस्ताना लहजे में बोले, श्रीमती अवस्थी, नमस्कार, मेरा नाम कुणाल जोशी है। मैं रोली का नवोदेश क्षेत्रीय निदेशक हूँ। आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तान्या बंसल एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। जब वह अंदर आई तो निदेशक जोशी ने केवल विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया था। महाप्रबंधक ओबरॉय द्वारा परिचय कराए जाने के बाद ही उन्हें पता चला कि उनका उपनाम जोशी है और उनसे बात करते समय वे काफी संयमित लग रहे थे। मेहर अवस्थी के आते ही निदेशक जोशी अचानक इतने बेबाक क्यों हो गए? मेहर अवस्थी की वजह से ही तान्या बंसल को निदेशक जोशी का पूरा नाम पता था। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं।
तान्या बंसल ने आखिरकार हैरानी भरे भाव के साथ प्रतिक्रिया दी। इसी क्षण मेहर अवस्थी ने कुणाल जोशी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोली, नमस्कार निदेशक जोशी, धन्यवाद। एक अजनबी से मिलने के कारण मेहर अवस्थी की मुस्कान हल्की थी, जिसने उनके शांत स्वभाव के साथ मिलकर उन्हें और भी अधिक आकर्षक बना दिया। कुणाल जोशी ने कहा, श्रीमती अवस्थी का स्वभाव रोली की वैश्विक राजदूत बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वैश्विक राजदूत? मेहर अवस्थी सचमुच रोली की वैश्विक राजदूत बन गईं। तान्या बंसल का दिमाग सुन्न हो गया, उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि रोली के नवोदेश क्षेत्रीय निदेशक स्वयं आए। यह मेरी वजह से नहीं, बल्कि मेहर अवस्थी की वजह से था। बेशक एक साधारण ब्रांड राजदूत की तुलना वैश्विक राजदूत से कैसे की जा सकती है, लेकिन मेहर अवस्थी ही क्यों? तान्या बंसल को याद आया कि उन्होंने लिफ्ट में मेहर अवस्थी से क्या कहा था, और अचानक उनका चेहरा जलने लगा, मानो वे जमीन में गड्ढा खोदकर खुद को दफना लें। कुणाल जोशी ने मेहर अवस्थी से कुछ देर दोस्ताना बातचीत की और अरविंद मारवाह भी खड़े हो गए। निर्देशक जोशी, मेहर, चलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। ठीक है। कुणाल जोशी मेहर अवस्थी से बहुत संतुष्ट थे, उनका चेहरा चमक रहा था। स्टाफ ने एंडोर्समेंट अनुबंध निकाले और उन दोनों ने अरविंद मारवाह के साथ उन पर हस्ताक्षर किए। पास में ही कोई भविष्य में प्रचार के लिए तस्वीरें ले रहा था। दिव्या कपूर, रितिका मेहता और रेयांश खन्ना एक तरफ खड़े थे, पल्लवी सूरी भी मौजूद थीं। दिव्या कपूर के सामने उनकी मुस्कान पहले से ही बहुत बनावटी थी, उनकी आवाज़ लगभग दांत भींचकर निकली, बधाई हो दिव्या जी, आपने इसे बहुत अच्छे से गुप्त रखा। दिव्या कपूर ने कंधे उचकाते हुए कहा, आपको पता है, रोली हमेशा आधिकारिक घोषणा से पहले एंडोर्समेंट के बारे में पूरी गोपनीयता बनाए रखने पर जोर देती है, चाहे वह ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल। पल्लवी सूरी की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुस्कुराना जारी रखा। यही कार्यस्थल है, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। मेहर अवस्थी, कुणाल जोशी और अरविंद मारवाह द्वारा एंडोर्समेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद कुणाल जोशी ने मेहर अवस्थी से दोबारा हाथ मिलाया और उन्हें व्हाट्सएप पर भी जोड़ लिया। सबसे महत्वपूर्ण एंडोर्समेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अब ब्रांड एम्बेसडर अनुबंध की बारी थी। कुणाल जोशी ने ये कहते हुए माफ़ी मांगी कि उन्हें कुछ और काम है, और फिर अपने एक मैनेजर से तान्या बंसल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा दिए। ऐसा नहीं था कि वह किसी को नीचा समझती थी। ब्रांड एम्बेसडर के लिए नवोदेश के क्षेत्रीय निदेशक की भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती। कुणाल जोशी के आने का उद्देश्य वैश्विक एंडोर्समेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर करना था। अब जब हस्ताक्षर पूरे हो गए थे तो स्वाभाविक रूप से उन्हें और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं थी। डायरेक्टर जोशी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। प्रेसिडेंट ओबरॉय, कृपया रुकिए। आशा है हमारा सहयोग सुखद रहेगा। जरूर। अरविंद मारवाह ने कुणाल जोशी को बाहर तक छोड़ा और फिर तान्या बंसल ने भी ब्रांड एम्बेसडर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रोली के मैनेजर भी चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम में केवल क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के कर्मचारी ही रह गए। तान्या बंसल ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी मासूम और खूबसूरत सूरत के कारण उनकी मुस्कान एक अजीब से चेहरे जैसी लग रही थी। अरविंद मारवाह ने बात संभालते हुए कहा, मेहर, तान्या बंसल, बधाई हो। आपने कंपनी के लिए 2 और महत्वपूर्ण एंडोर्समेंट अनुबंध हासिल कर लिए हैं। आज रात मैं आपको जश्न मनाने के लिए पार्टी दूंगा। तान्या बंसल खड़ी हो गईं। श्रीमान ओबरॉय, आज रात हरितपुर में मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। अगर वह जल्द ही नहीं जाती तो उसकी बेइज्जती हो जाती। अरविंद मारवाह, जो केवल कूटनीतिक होने की कोशिश कर रहे थे, मुस्कुराए और बोले, ठीक है, काम पहले आता है। तान्या बंसल ने मेहर अवस्थी से कहा, बधाई हो, मैं अब जा रही हूँ, अगली बार फिर बात करेंगे। मेहर अवस्थी ने उनकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उनका रवैया इतना उपेक्षापूर्ण था कि विनम्रतापूर्वक जवाब देना भी व्यर्थ था। तान्या बंसल ने दांत पीसते हुए पल्लवी सूरी के साथ दरवाजे की ओर हड़बड़ी की। अचानक उन्होंने रेयांश खन्ना को एक तरफ खड़े देखा। वह अचानक रुक गईं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उन्होंने रेयांश खन्ना से कहा, रेयांश खन्ना, आप भी यहाँ हैं। पिछली बार आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तुरंत ही अरविंद मारवाह चौंक गए और पूछा, तान्या बंसल, क्या आप मेहर के सहायक को जानती हैं? अरविंद मारवाह को स्वाभाविक रूप से पता था कि मेहर अवस्थी ने एक निजी सहायक रखा हुआ है जो अंगरक्षक का भी काम करता है, लेकिन ऐसी बातें तो आम थी, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब तान्या बंसल को अचानक मेहर अवस्थी के सहायक से बात करते और ऐसे व्यवहार करते देख जैसे वे बहुत परिचित हों, अरविंद मारवाह को थोड़ा अजीब लगा। मेहर अवस्थी भी स्तब्ध थीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तान्या बंसल कंपनी के सीईओ के सामने रेयांश खन्ना से बात करेंगी, और उनकी आवाज़ इतनी अटपटी क्यों लग रही थी। पास खड़ी रितिका मेहता नाराज थीं और कुछ बोलने ही वाली थीं कि दिव्या कपूर ने चुपचाप उन्हें रोक लिया। इस समय कुछ और कहना बात को और बिगाड़ सकता था। वे बस इंतजार कर सकते थे और देख सकते थे कि रेयांश खन्ना क्या प्रतिक्रिया देते हैं। मेहर अवस्थी ने अपने होंठ सिकुड़े और रेयांश खन्ना की ओर देखा।
देखते ही देखते कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी की निगाहें रेयांश खन्ना पर टिक गईं। रेयांश खन्ना ने तान्या बंसल की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तान्या बंसल, मुझे माफ करना, मैंने अपना फ़ोन बदल लिया था और आपका नंबर नहीं मिला। सहपाठी अरविंद मारवाह ने बगल से पूछा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। श्रीमान ओबरॉय, सुश्री जैन मेरी कॉलेज की सहपाठी हैं। अरविंद मारवाह ने मेहर अवस्थी की ओर देखा, जिसका चेहरा और भी ठंडा होता जा रहा था, फिर तान्या बंसल और रेयांश खन्ना की ओर देखा और अचानक हंस पड़ा। क्या संयोग है? मेहर और तान्या बंसल इतनी अच्छी दोस्त हैं और आप दोनों सहपाठी हैं, तो आपको जरूर मिलने का समय निकालना चाहिए। रेयांश खन्ना भी मुस्कुराया और बोला, सुश्री जैन बहुत व्यस्त हैं, शायद अगली बार, जरूर अगली बार। अध्याय 119। कुछ लोग एक बार याद आने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। तारांकन पफ। तारांकन ऋतिका मेहता जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी, फिर जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। अगली बार जरूर। कहानी बॉक्स पर एक मीम है। वीडियो निर्माता अक्सर अपने वीडियो के अंत में दर्शकों से लाइक, फेवरेट और टिप देने के लिए कहते हैं। इस पर दर्शक टाइप करते हैं, अगली बार तो जरूर, जो कि वास्तव में मना करने का एक हास्यपूर्ण तरीका है। रेयांश खन्ना के शब्द स्वाभाविक रूप से एक विनम्र इनकार थे। तान्या बंसल का चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। एंडोर्समेंट को लेकर पहले ही उनकी बेइज्जती हो चुकी थी और अब रेयांश खन्ना ने उनके सामने ही उन्हें ठुकरा दिया था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। रेयांश खन्ना, हालांकि हम। तान्या बंसल, जल्दी करो, हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल की बात काटते हुए अरविंद मारवाह का अभिवादन किया और उन्हें जबरदस्ती कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर खींच लिया। तान्या बंसल वापस जाना चाहती थीं, लेकिन पल्लवी सूरी उन्हें क्रिसेंट एंटरटेनमेंट से दूर खींचती रहीं जब तक कि वे कार में नहीं बैठ गईं। तभी पल्लवी सूरी ने तान्या बंसल को छोड़ा। तुम ये क्या कर रही हो? तान्या बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था और वह कर्कश आवाज में चिल्लाईं। क्या तुम अभी अभी इतने सारे लोगों के सामने रेयांश खन्ना के साथ अपने रिश्ते का ऐलान करने वाली थीं? पल्लवी सूरी का चेहरा भी उतना ही गंभीर था। क्या तुम अपनी छवि दांव पर लगा रही हो? तान्या बंसल की छाती फूल रही थी और वह दहाड़ते हुए बोली, मैं सबको बता दूंगी कि रेयांश खन्ना ही मेरे पति हैं। पल्लवी सूरी ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बार जब दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम्हारा तलाक हो गया है, तो वो पेपराजी तुम्हारे बारे में सब कुछ खोद निकालेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे गर्भपात की बात भी सबको पता चल जाएगी। तुम्हारी छवि मिट्टी में मिल जाएगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर तान्या बंसल थोड़ी शांत हुई, लेकिन फिर भी जोर जोर से हाँफ रही थी। मैं मेहर अवस्थी के घमंडी रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेयांश खन्ना मेरे पति हैं, मैं उनके साथ क्यों रहूं? पल्लवी सूरी ने उन्हें याद दिलाया, वो मेरे पूर्व पति हैं। तान्या बंसल ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुम मुझे उनसे तलाक लेने के लिए न उकसाती तो रेयांश खन्ना आज भी मेरे पति होते। वो सिर्फ मेरे लिए गाने लिखते हैं। पल्लवी सूरी ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो किसी और की सलाह का क्या फायदा? तान्या बंसल एकदम चुप हो गई। पल्लवी सूरी ने आह भरी, उनकी आवाज नरम पड़ गई, तुम और रेयांश खन्ना अतीत हो चुके हो। अपने करियर पर ध्यान दो। तान्या बंसल हार मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, मैं उसे नीचा समझती थी, मैं स्वार्थी थी। लेकिन मेहर अवस्थी उसे सिर्फ उसकी प्रतिभा के लिए अपने पास रखती है, उसे छुपाकर रखना चाहती है ताकि वह हमेशा के लिए अपने लिए गाने लिख सके। मुझमें और उसमें क्या फ़र्क है? पल्लवी सूरी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। फायदे के लिए वे साथ रहते हैं, नुकसान के लिए अलग हो जाते हैं। तुम इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से हो, समझती नहीं हो। लेकिन अगर मेहर अवस्थी सच में रेयांश खन्ना के साथ हो जाए तो? तान्या बंसल ने अचानक कहा। पल्लवी सूरी थोड़ी देर रुकी, फिर हंस पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेहर अवस्थी इतनी मशहूर हैं, क्या अभी डेटिंग करना उनके करियर को बर्बाद नहीं कर देगा? ज्यादा मत सोचो, अपने करियर पर ध्यान दो। मेहर अवस्थी के लिए भी समय आसान नहीं है। अगले एपिसोड में रिया तलवार उन्हें सुरों का संग्राम से बाहर कर सकती हैं। और द अननोन हीरो का थीम सॉन्ग टीचर वर्मा का शीट म्यूजिक तैयार है, बस बोल बाकी हैं। इसे अच्छे से गाओ, जीतना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। तान्या बंसल चुप रहीं। कार की खिड़की में उनका मासूम चेहरा कुछ उग्र सा लग रहा था। नहीं, मैं उनसे खुद पूछना चाहती हूँ। मेहर, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? कॉन्फ्रेंस रूम में अरविंद मारवाह ने मुस्कुराते हुए मेहर अवस्थी से पूछा। धन्यवाद श्री ओबरॉय, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेहर अवस्थी को याद आया कि बाद में दवा लेने के लिए कोई उनकी निगरानी करेगा, इसलिए उन्होंने अनजाने में उस व्यक्ति को घूर कर देखा। अरविंद मारवाह हंसे। वैसे उस बदतमीज के बारे में कंपनी ने एक बार फिर पुलिस से उसे जल्द से जल्द ढूंढने का आग्रह किया है। क्या इस बीच हम तुम्हारे लिए कुछ और बॉडीगार्ड रख लें? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, कोई मेरी रक्षा कर सकता है। फिर उन्होंने हमेशा की तरह रेयांश खन्ना की तरफ देखा। अरविंद मारवाह की आंखों में एक चमक आए और उन्होंने फिर पूछा, मेहर, द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के बारे में आपके क्या विचार हैं?
वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले, कंपनी ने तान्या बंसल के लिए मानव श्रीवास्तव से संपर्क किया था, लेकिन आपके लिए कोई गीतकार या संगीतकार नहीं मिला। इसकी मुख्य वजह यह है कि आपके साथ राग साहिल हैं और कंपनी को जो भी गीतकार या संगीतकार मिलेगा वह राग साहिल जितना अच्छा नहीं होगा। मेहर अवस्थी ने सहमति में सिर हिलाया और जवाब दिया, राष्ट्रपति ओबरॉय, मैं इसमें भाग नहीं ले रही हूँ। आप भाग नहीं ले रही हैं? अरविंद मारवाह चौंक गए, फिर जल्दी से बोले, मेहर, आप कंपनी की सबसे काबिल महिला कर्मचारी हैं। अगर आप भाग नहीं लेती हैं तो क्या आप यह मौका किसी और को नहीं सौंप रही हैं? मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना की ओर देखा, उनके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। राष्ट्रपति ओबरॉय, द नेमलेस हीरो का थीम सॉन्ग किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगा। अरविंद मारवाह ने हैरानी से पूछा, मेहर, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मेहर अवस्थी चुप हो गईं। रेयांश खन्ना की सहमति के बिना वह स्वाभाविक रूप से किसी को नहीं बताती कि वह राग साहिल हैं। दिव्या कपूर मुस्कुराईं और बोलीं, श्री ओबरॉय, मेहर को अपने गायन का अभ्यास करने के लिए वापस जाना है। वह कल स्टार सिटी में एक कार्यक्रम रिकॉर्ड करने जा रही हैं, इसलिए हम अब चलते हैं। अरविंद मारवाह ने सिर हिलाया और उन चारों को जाते हुए देखा। हालांकि उनकी निगाहें विचारों में खोए हुए रेयांश खन्ना पर टिकी रहीं। जाने के बाद मेहर अवस्थी का चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने रेयांश खन्ना को अनदेखा करते हुए अपने होंठ सिकोड़े और अकेले आगे बढ़ गईं। छी छी, कितनी चिड़चिड़ी हो गईं। ऋतिका मेहता हंस पड़ीं। दिव्या कपूर ने उन्हें थपथपाया और रेयांश खन्ना की ओर मुड़कर कहा, तुम और तान्या बंसल। रेयांश खन्ना ने बिना झिझक के जवाब दिया, हमारा रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। दिव्या कपूर ने गुस्से में आगे जा रही मेहर अवस्थी को देखा और बेबसी से कहा, मेहर के शांत होने तक रुकिए, फिर आना। मेहर अवस्थी तारा मल्होत्रा से मिलने ऑफिस जा रही थीं। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, जैसे उन्हें कोई खास परवाह ही न हो। मेहर अवस्थी ऊपर से ठंडी लग रही थीं, लेकिन असल में वो बचकानी थीं। उनका गुस्सा जल्दी भड़कता और उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता था। उनका फ़ोन कार में छूट गया था, इसलिए वो उसे लेने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग में गए। वो लिफ्ट से बेसमेंट पार्किंग में गए और अपनी वैन के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तान्या बंसल उनके बगल में खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। रेयांश खन्ना, क्या हम बात कर सकते हैं? तान्या बंसल ने उत्सुकता से उनके पास आते हुए पूछा। तान्या बंसल, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। रेयांश खन्ना ने बेबसी से कहा, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। काम? क्या मेहर अवस्थी आपकी नौकरी नहीं है? क्या वो वाकई आपको इतना परेशान करती है? तान्या बंसल अचानक उत्तेजित हो गईं, आप मेरे पति हैं। आप दूसरी महिलाओं के साथ इतने अच्छे क्यों रहते हैं? रेयांश खन्ना ने उनकी ओर देखा और उन्हें याद दिलाया, हमारा तलाक हो चुका है और तलाक की पहल आपने ही की थी। रेयांश खन्ना, मुझे खेद है। तान्या बंसल एक कदम आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी, ये गुस्से में किया गया था। मैं गलत थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? रेयांश खन्ना एक कदम पीछे हटे और शांत भाव से बोले, तान्या बंसल, इस शादी में किसी की गलती नहीं है, हम बस एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। अनुकूल नहीं? हम कॉलेज के समय से साथ हैं, हमारा भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा है, फिर भी हम कैसे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हो सकते? तान्या बंसल की आंखें लाल हो गईं, शायद दुख से, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा नाराजगी से। मेहर अवस्थी सिर्फ आपसे अपने लिए गाने लिखवाना चाहती है। धोखे में मत पड़ो, आप मेरे पहले प्यार हैं। क्या आप भूल गए हैं कि हम उस समय एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? तान्या बंसल, आगे देखो, यही जीवन है। रेयांश खन्ना ने आह भरी और शांत स्वर में कहा, कुछ लोग एक बार बिछड़ जाने पर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अध्याय 120 देवलोक के लिए एक कलंक, आत्म बलिदान के जगत में एक विशिष्ट व्यक्ति। इतना कहकर रेयांश खन्ना मुड़े और लिफ्ट की ओर चल दिए। तान्या बंसल, जिनकी आंखें लाल थीं, उनके जाते हुए रूप को पुकारते हुए बोलीं, रेयांश खन्ना, अगर मैं आपसे दोबारा विवाह करने को तैयार हूँ, एक सदाचारी पत्नी बनने को तैयार हूँ, आपके बच्चे पैदा करने को तैयार हूँ, तो क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? रेयांश खन्ना रुक गए और उनकी ओर मुड़े, मानो उस लड़की को देख रहे हों जिसने वर्षों पहले लड़कियों के छात्रावास के बाहर सफ़ेद पोशाक में शर्माते हुए उन्हें हाथ हिलाया था। दुर्भाग्य से वह लड़की कभी वापस नहीं आएगी और अतीत को कभी वापस नहीं लाया जा सकता। रेयांश खन्ना ने तान्या बंसल से अपने अंतिम शब्द कहे, मुझे खेद है, अलविदा। फिर वह लिफ्ट में चला गया। तान्या बंसल वहीं संग खड़ी रह गईं। लिफ्ट जल्दी से आई और रेयांश खन्ना अंदर चले गए। उन्होंने तान्या बंसल की तरफ एक बार भी नहीं देखा। काफी देर तक तान्या बंसल वहीं खड़ी रहीं, मानो पत्थर की जम गई हों। पल्लवी सूरी तान्या बंसल के पास आई और आह भरते हुए बोली, तान्या बंसल, चलो चलते हैं। आज रात तुम्हारा शो है। मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं जवानी में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। क्या मैं गलत हूँ? तान्या बंसल अचानक पल्लवी सूरी की तरफ मुड़ी, उनकी आंखों में आंसू भर आए, आवाज भारी हो गई, मुझे उनसे माफी मांगनी है। मुझे गर्भपात नहीं कराना चाहिए था।
लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांग चुकी हूँ। एक रात के रिश्ते में भी 100 दिनों की दया हो सकती है। वह मुझे माफ़ क्यों नहीं कर पा रहे? क्या यह मेहर अवस्थी की वजह से है? तान्या बंसल। पल्लवी सूरी ने चारों ओर देखा और तीखे स्वर में बोली, अपनी आवाज़ धीमी रखो, ध्यान रहे कहीं कोई सुन न ले। चलो। उसने तान्या बंसल का हाथ पकड़ा और उसे कार में खींच लिया, साथ ही अपने सहायक को गाड़ी चलाने का आदेश दिया। वह पहले ऐसा नहीं था। उसकी कोई औरत जरूर होगी। यह मेहर अवस्थी है, जरूर मेहर अवस्थी ही होगी। तान्या बंसल अब भी अनमने ढंग से बुदबुदा रही थी। पल्लवी सूरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर तुम सच में रेयांश खन्ना को वापस पाना चाहती हो तो और मेहनत करो और सबसे लोकप्रिय बनो। तब रेयांश खन्ना खुद तुम्हारे पास वापस आकर उससे फिर से रिश्ता जोड़ने की भीख मांगेगा। तान्या बंसल ने अपने गालों से आंसू पोंछे और कड़वी मुस्कान के साथ बोली, अगर वह ऐसा आदमी होता तो हम कभी साथ होते ही नहीं। क्रेसेंट एंटरटेनमेंट, मेहर अवस्थी का कार्यालय। ज्यादातर कलाकारों के पास कंपनी में निजी कार्यालय नहीं होते, लेकिन मेहर अवस्थी क्रेसेंट एंटरटेनमेंट की शीर्ष स्टार हैं, इसलिए उन्हें ये सुविधा स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। उनका कार्यालय चहल पहल से भरा था। लंबे, चमकीले लाल बालों वाली तारा मल्होत्रा उनका हाथ पकड़े लगातार बातें कर रही थीं। वे ज्यादातर सेट पर हुई मजेदार घटनाओं और उन कहानियों के बारे में बात कर रही थीं, जिनमें उन्होंने उन पुरुषों को सबक सिखाया था जिन्होंने उनका फायदा उठाने की कोशिश की थी और उन्हें रुला दिया था। यही कारण है कि तारा मल्होत्रा अपनी बेहतरीन सूरत और कद-काठी के बावजूद अभी भी केवल तीसरे दर्जे की अभिनेत्री हैं। उनका स्वभाव गुस्सैल है और वे जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस कंपनी के साथ उन्होंने अनुबंध किया है वह उन्हें ज्यादा संसाधन नहीं देती, इसलिए वे मनोरंजन उद्योग में केवल तीसरे दर्जे पर ही टिकी हुई हैं। लेकिन इससे मेहर अवस्थी के साथ उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि जब वे साथ होती हैं तो आमतौर पर मेहर ही सारी बातें करती हैं और मेहर अवस्थी सुनती हैं, जैसे अभी। मेहर, तुम 2 महीने में मोटी लग रही हो। तारा मल्होत्रा इस समय मेहर अवस्थी को हर जगह छू रही थीं, तभी उन्होंने आश्चर्य से कहा, तुम्हारा वजन बढ़ गया है ना? बताओ, क्या कुछ अच्छा हुआ? मेहर अवस्थी ने हाथ झटक दिया, मेरा वजन नहीं बदला है। छी, तुम्हारा रंग और भी गुलाबी हो गया है, मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। तारा मल्होत्रा ने मेहर अवस्थी को गौर से देखा, उन्हें लगा कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त वाकई थोड़ी अलग लग रही है। बहन तारा मल्होत्रा, हमारी मेहर को सिर्फ अच्छी किस्मत ही नहीं मिली, बल्कि एक अच्छा इंसान भी मिला है। रितिका मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहर अवस्थी ने मेज से एक सेब उठाया और रितिका मेहता के मुंह में ठूंस दिया, जिससे सहायक सिसक उठी। फिर उन्होंने बात बदलते हुए तारा मल्होत्रा से पूछा, आपने पिछली बार बताया था कि आपकी कंपनी एक सस्पेंस ड्रामा बनाने की सोच रही है। हाँ, बड़े सोहन ने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हैं, लेकिन उन्हें कोई पसंद नहीं आई। आप इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? तारा मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। उनकी कंपनी का नाम उज्ज्वल फिल्म एंड टेलीविजन था, एक छोटी कंपनी जिसके पास सीमित संसाधन थे और जो आमतौर पर कम बजट के वेब ड्रामा में निवेश करती थी। कुछ महीने पहले तारा मल्होत्रा ने मेहर अवस्थी से कहा था कि बाजार में ज्यादातर आइडल ड्रामा ही चल रहे हैं और उनकी कंपनी कुछ अलग करना चाहती है, इसलिए वे एक सस्पेंस ड्रामा बनाकर देखना चाहते हैं कि कैसा चलता है। उस समय तारा मल्होत्रा ने खुद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेहर अवस्थी अचानक इसके बारे में पूछेगी। उन्हें यह अजीब लगा, मेहर अवस्थी को गाने के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी, तो अचानक उनकी कंपनी के बारे में चिंता क्यों? मेहर अवस्थी ने अपने बगल में बैठी रितिका मेहता और दिव्या कपूर की तरफ देखा, फिर तारा मल्होत्रा को एक तरफ खींच लिया। क्या हो रहा है? तुम इतनी गुप्त क्यों हो? तारा मल्होत्रा को यह और भी अजीब लगा, यह महसूस करते हुए कि उनकी आमतौर पर अलग थलग रहने वाली सबसे अच्छी दोस्त एक चोर की तरह व्यवहार कर रही है। मेहर अवस्थी ने धीरे से कहा, मेरे पास एक उपयुक्त स्क्रिप्ट है। क्या आप इसे अपने सीईओ श्री अग्रवाल को सुझा सकती हैं? श्री अग्रवाल उज्ज्वल फिल्म एंड टेलीविजन के मालिक थे। आपके पास स्क्रिप्ट है? तारा मल्होत्रा ने आश्चर्य से मेहर अवस्थी की तरफ देखा। आपको स्क्रिप्ट कहाँ से मिली? मेहर अवस्थी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीमी आवाज में बोली, ये स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है। आपके सीईओ श्री अग्रवाल इसे जरूर पसंद करेंगे। लेकिन वह रुकी और अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोली कि आगे जो कहना था वही मुख्य बात थी। आपकी कंपनी कम कीमत नहीं दे सकती, कीमत एस लेवल की ही होनी चाहिए। फिल्म और टेलीविजन कंपनियों में आमतौर पर स्क्रिप्ट कॉपीराइट के अलग अलग स्तर होते हैं, जिनमें एस लेवल सबसे उच्चतम होता है और अक्सर करोड़ों में होता है। हाँ, आप ठीक हैं ना? छुटकी, आपने तो इसे देखे बिना ही कीमत बता दी। तारा मल्होत्रा ने हंसते हुए मेहर अवस्थी को गौर से देखा और फिर अचानक बोली, कुछ तो गड़बड़ है। तुम आमतौर पर इस तरह की चीजों में दिलचस्पी नहीं लेती हो। इस स्क्रिप्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है? चुपचाप उसका करियर बनाने में मदद कर रही हूँ, उसे कुछ नहीं कह रही ताकि उस पर दबाव न पड़े। वाह मेहर, तुम तो सचमुच देवियों की भी पराकाष्ठा हो, दूसरों को अपना देने की दुनिया की कुलीन महिला हो।
रितिका मेहता की चीख उनके पीछे से आई। ये लड़की कुछ देर से उनकी बातें सुन रही थी। उसे तारा मल्होत्रा ने बात को तुरंत समझ लिया। मेहर अवस्थी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने रितिका मेहता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी सहायक चीख कर दिव्या कपूर के पीछे छिप गई, जिसे निर्दयी मैनेजर ने पकड़ लिया और मेहर अवस्थी के सामने ले आए। इसके बाद दिल दहला देने वाले रोने का सिलसिला शुरू हुआ। तारा मल्होत्रा थोड़ी हैरान थी। इतने लंबे समय से मेहर अवस्थी की दोस्त होने के बावजूद ये पहली बार था जब उसने मेहर अवस्थी को शर्माते देखा था। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक हुई। श्रीमती अवस्थी, क्या आप अंदर हैं? ये रेयांश खन्ना की आवाज थी। श्री खन्ना, अंदर आइए और मुझे बचाए, रितिका मेहता ने घबराकर कहा। दरवाजा खुला और रेयांश खन्ना अंदर आए। मेहर अवस्थी ने तुरंत रितिका मेहता को छोड़ा, अपने बाल और कपड़े समेटे और तुरंत ही अपना शांत और गरिमापूर्ण व्यवहार वापस पा लिया। दूसरी ओर रितिका मेहता सोफे पर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी हुई थी। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, रितिका के साथ खिलवाड़ मत करो, रेयांश खन्ना ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर मेहर अवस्थी से कहा। ओह, मेहर अवस्थी ने जवाब दिया, फिर ये याद करके कि वह अभी भी गुस्से में थी, उसने फिर से गहरी सांस ली। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, मेज पर रखा थमस और बैग उठाया, 3 दवा की बोतलें निकाली, हर एक से कुछ गोलियां निकाली और मेहर अवस्थी के पास गए। दवा लेने का समय हो गया है। हम्फ। मेहर अवस्थी फिर से गुस्से का नाटक करने ही वाली थी, लेकिन रेयांश खन्ना को अपनी ओर घूरते देख उसने गोलियां ली और चुपचाप निगल लीं। फिर उसने रेयांश खन्ना द्वारा दिए गए थमस को लिया और दवा और पानी पी लिया। पास खड़ी तारा मल्होत्रा हैरान रह गई। छोटी चुटकी बीमार होने पर कभी दवा नहीं लेती। दिव्या कपूर भी उसे मजबूर नहीं कर पाए। क्या ये आदमी छोटी चुटकी को इतनी आसानी से अपनी बात मनवा लेता है? ये सब क्या चल रहा है? गाइस, दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप यू गाइस आर लाइक दिस। तो हम कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड में।